टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब ठीक ठाक होंगे और आज थोड़ी सी सर्दी सर्दी महसूस कर रहे होंगे। आप लोगों को लग रही है? यार मुझे आज सर्दी लग रही है। आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे फील हुई कि यार ठंड जो है वो आना शुरू हो गई है, बल्कि आ गई है। मौसम कितना थोड़ा सा अजीब सा हो गया है ना कि दोपहर में जो है वो हमें थोड़ी सी गर्मी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ आपको ज़रूरत पड़ती है फ़ैन फुल करने की, या फिर हल्का सा गाड़ी में आप जा रहे हो तो आप एसी ऑन करते हैं। लेकिन रात में एकदम से मौसम जो है वो फ्लिप हो जाता है, आपको ठंड लगने लगती है, आप फ़ैन भी स्लो कर देते हैं। एसी तब खैर खोल ही नहीं सकते, और रात में अगर एसी खोलें तो बीच में उठ के हमें बंद करना पड़ता है। तो अच्छी बात है, मौसम जो है वो चेंज हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता ठंड आ रही है। तो अच्छी बात है कि अच्छा जब सर्दियाँ आती हैं ना तो अच्छा लगता है कि आप अच्छे अच्छे कलर्स पहने, थोड़े से ब्राइट कलर्स पे जाएं। आप देख सकते हैं आज मैंने ही बड़ा खूबसूरत सा एक मस्टर्ड कलर का जो है वार्डरोब वेयर किया हुआ है। ये धनक का वार्डरोब है और हाँ चूँकि शादियों का सीज़न भी है, और अगर आपने ढोल की माइयों के लिए, किसी कज़न की, किसी फ्रेंड की शादी में वेयर करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं इस टाइप का, तो आप धनक के जो है वो आउटलेट से जाके ले सकते हैं। और एक और बात आपने नोट किया, हमारा सेट ये देखें, दिखाएं एक पूरा वाइड एक कप्स का दिखाइए, पूरा व्यू दिखाइए, पूरा मास्टर शॉट दिखाइए। देखिए हमारा सेट जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमने थोड़ी सेटिंग चेंज की है। तो कैसा लग रहा है आपको? अपने कॉल्स के ज़रिए मुझे बताइएगा कि मुझे तो अच्छा लग रहा है कि हम लोग पहले एक कॉर्नर पे होते थे, किस तरफ होता था कॉर्नर, लेकिन अब हमने इसको सेंटर में कर दिया है तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा एक डिफरेंट सेट पे जो है वो डिफरेंट हुई हैं चीज़ें। सोफ़ा सेट हमने चेंज किए हैं, ये इधर रखा है, इसको सेंटर में टेबल लेके आ गए। यूजुअली घरों में भी जब हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, आप लोग करते हैं? मैं तो करती हूँ। मैंने भी रिसेंटली इसी हफ्ते जो है वो अपने लाउंज की थोड़ा सा सिटिंग एरिया जो है वो थोड़ा चेंज किया, कुछ सोफे इधर से उधर कर दिए मैंने। तो फिर हमें खुद अच्छा लग रहा होता है ना कि थोड़ी जगह मिल गई है, आप टहल रहे होते हैं, आराम से बात भी कर रहे होते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस लाइफ में आनी चाहिए, अच्छी लगती हैं, अच्छा रहता है, आपका मूड भी उसके हिसाब से जो है ना थोड़ा सा अच्छा नया नया सा आपको फील होता है, डिफरेंट लगता है। एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, मैं कल चलिए मैं वो बाद में बताऊँगी, पहले मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ कि आप लोगों ने बचपन में, हम यानी जो हमारा वाला दौर है उसमें, आज की जनरेशन का नहीं, हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी थी, अली बाबा 40 चोर की, अलादीन की, सिंड्रेला की, और उसमें हमारी हमेशा से कोशिश होती थी कि हमें जो है वो या तो अलादीन का चिराग मिल जाए, या फिर हमें कोई ऐसी फेरी मिल जाए जो बस एक छड़ी घुमाए और हमारी सारी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हो जाएं। आपके साथ होता था इस तरह से? आप बताइए, आप लोगों को फील होता था कभी कि एक बस जादू की छड़ी हाथ लग जाए और हम जो चाहें वो हमें मिल जाए? या फिर कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप समंदर पे गए हो और आप बैठे हुए सोच रहे हो कि काश इसमें से कोई जीनी की बोतल जो है वो निकल आए जो मुझे मिल जाए, या फिर कोई जादू का चिराग मिल जाए जो मुझे मिल जाए और मैं उसको रब करूं और कुछ जो है हमारे हाथ में आ जाए? अलवीना भी जो है वो कहाँ है? अलवीना वैसे तो हमें ज्वाइन नहीं किया अलवीना ने, लेकिन मैं भी पूछ रही हूँ, अलवीना कहाँ हैं आप? अगर आ गई हैं तो आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिस कर रही हूँ अलवीना को सुबह सुबह इंट्रो में। और जनाब आज हम बात करेंगे आपसे, एक तो हमने बात की आपसे कि आपको ये दिखाया अलादीन का जो हमारा फ्लाइंग कालीन था, लेकिन अगर हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो अच्छी चीज़ों में अपना ध्यान लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ घरेलू मसाइल, या फिर मैं कहूँगी कि कुछ बातें बास ऐसी होती हैं कि जो यंगस्टर्स को बहुत हर्ट करती हैं और वो अपनी फैमिली में किसी से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं। अब वो गलत आदतें क्या हैं इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे आज के सेगमेंट दिल की बात में। और जनाब अलवीना भी आ गई हैं, हमें ब्रेक के बाद वो ज्वाइन करेंगी, लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। सी यू आफ्टर अ ब्रेक, देखते रहिए दोस्तों। जी जनाब वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और अब हमारा सेगमेंट स्टार्ट हुआ है फिट रहें स्मार्ट लगें, और अलवीना ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। सो वेलकम अलवीना। अस्सलाम वालेकुम टू यू, आवर गेस्ट, आवर टीम एंड आवर व्यूअर्स। बिल्कुल, और जनाब फिट रहें स्मार्ट लगे में आज हमें ज्वाइन किया है हमारे फिटनेस ट्रेनर जो कि हैं अकरम रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? मैं ठीक, अलहम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक।
अच्छा जी, आप भी जो है प्रॉपर जिम इंस्ट्रक्टर, फिटनेस ट्रेनर, सारे आप मील्स प्रोवाइड करते हैं, डाइट प्लान्स प्रोवाइड करते हैं? जी जी, प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन प्लान अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, चाहे आपने वेट लूज़ करना हो या मसल गेन करना हो, कंप्लीट आपका डाइट प्लान वगैरह बनाते हैं और उसी हिसाब से आपका वर्कआउट डिज़ाइन करते हैं। अक्रम, विंटर्स में वर्कआउट में कुछ चेंजेस आता है आपको अकॉर्डिंग टू द लाइक सीज़न? जैसे कि गर्मियों में आप ज़्यादा जल्दी आप वेट लूज़ करते हैं शायद स्वेटिंग की वजह से, सर्दियों में ये टफ हो जाता है आपके लिए वर्कआउट करना, ठीक, थोड़ा सा हार्ड, ऐसा है? ऐसा है नहीं एक्चुअली, टाइम का डिफरेंस आ जाता है गर्मियों में, क्योंकि हमारी बॉडी को वार्म अप होने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी जो है वो विंटर की वजह से हमारी बॉडी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, तो उसको प्रॉपर वार्म अप करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड ज़्यादा लगता है, जहाँ 10 ज़्यादा मिनट बॉडी वार्म अप हो जाती है वहाँ आपको 15 से 20 15 मिनट से देने 20 पड़ते हैं। मिनट जो लगते हैं। पल्स रेट हमारा यूजुअली हाई हो जाता है जी। 10 मिनट में गर्मियों में, वो विंटर्स में 20 मिनट लग जाते हैं, तो यानी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता होगा ना? बिल्कुल, क्योंकि बॉडी Season का। टेम्परेचर को ऊपर लाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, तो होता क्या है, लोग ज़्यादातर इन्होंने अगर 1 आवर का वर्कआउट करना है ना, तो उन्होंने गर्मियों में भी वही रूटीन रखते रखी हुई है और सर्दियों में भी वही सेम रूटीन रखी हुई है। दैट वाज द रीज़न कि वो फिर उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती, उतनी नहीं हो पाती क्योंकि उनको एफर्ट ज़्यादा करने, एफर्ट बट ज्यादा टाइम करनी है आपको, एफर्ट season ज़्यादा करनी अगर पड़ती है। चेंज होता है। जी बिल्कुल अच्छा, करनी सर्दियों में पड़ती है। जब थोड़ी सी सुस्ती भी होती है ना, लोगों को थोड़ा सा लेजी हो reason जाते यही है हैं, उसका। ब्लैंकेट में रहना पसंद करते हैं और सुबह सुबह उठ के वर्कआउट तो आप बहुत आप समझते हैं कि नहीं ये शाम में कर लेंगे। शाम में कर लेंगे, अच्छा, हाँ। एक और सवाल आपसे मैं करूँ जो कि आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे जो कि सर्दियों में यूजली हम सबको ये फेस करना पड़ता है, मेजॉरिटीज़ को, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, या तो साइनस का इशू होता है या फिर आपके अगर लंग्स वीक हैं या आपको एस्थमा है तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। स्मोकर है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। उन सब में भी आपको जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ होती हैं, कुछ ऐसे वर्कआउट या एक्सरसाइजेस हैं जो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प आउट कर सकते हैं? अच्छा देखें, बेसिकली जिनको एस्थमा या ब्रीदिंग का इशू होता है ना, उसके पीछे मेडिकल रीज़न क्या है? उसके रीज़न वही है कि जैसे आपने कहा स्मोकिंग करते हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोगों को इनहेरिटेड भी होता है कि उनकी दादी को हो गया तो वो जीन में आ गया। जेनेटिकली जिसे आप कहते हैं कि ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे मैं ना इत्तेफाक नहीं करता, इवन अच्छा। अपने क्लाइंट से भी नहीं करता। अच्छा, ये जो हमने एक माइंड सेट किया हुआ है ना कि इनहेरिटेड है और हमारी जीन में शामिल है, देन पीपल जस्ट गिव अप, वो उस पर काम गिव ही अप की करना बात नहीं तो नहीं पसंद कर रहे ना करते। हम अब ये बात कर रहे हैं कि इनहेरिट होता है और ये हम इनहेरिट हमने कुछ भी नहीं होता। डीएनए में कैसे ऑल्टर हो सकता है? आप नहीं, देखें ना, ये देखिए- साइंस ने प्रूव किया है। आप इवन कैरेक्टर्स लेके पैदा होते हैं। आप जो डीएनए जी, जी। मेडिकल साइंसेस को जब आप देखते हैं, बायोलॉजी को पढ़ते जी। हैं, तो आप उसमें समझते हैं, उसमें बाकायदा आपको बताया जाता है। इवन आई वाज शॉक जब हमें इंटर में एफएससी के दौरान प्री मेडिकल में पढ़ाया था कि आपके जो कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं वो भी आपके डीएनए का हिस्सा होते हैं। आज जो हम हैं इस वक्त, ये हम नहीं है, हमारे पेरेंट्स और हमारे एंसेस्टर्स की वजह से है। बिल्कुल ऐसे हम ही है। थोड़ा कुछ परसेंटेज अपने आप को इम्प्रूव कर जाते हैं। सही, लेकिन आप उनका भी सारा नहीं परसेप्शन होता। सुन लेते हैं कि वो क्या कहना लेकिन वो कह चाह रहे रहे हैं। हैं वो कह रहे हैं ना, इनहेरिटेड कोई चीज़ नहीं आप है। सुन तो लेते हैं ना वो क्या कह रहे हैं। होती ज़रूर है, बट सब उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाह रहा ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके मेरा अंदर मकसद- प्रॉब्लम है भी तो Improve कर आप सकते हैं। उसको चेंज कर सकते हैं, लाइक उसको बेहतर कर सकते वो हैं। होता ज़रूर है, वो वो उसको आपकी- overcome आई कर सकते एग्री हैं। विद दैट, बट Exactly. आई डिसएग्री विद द पॉइंट कि आप इनहेरिट नहीं करते हैं कुछ डीएनए में। एक्चुअली मेरा मकसद कहना कि ये है कि आपका माइंडसेट अगर ये बन गया, और जैसे 90% लोगों का यही होता है कि जी मेरे वालिद को भी डायबिटिक था, उनको भी ब्लड प्रेशर था, दादा को भी था, तो मुझे भी रहेगा डॉक्टर्स मेडिकल और हिस्ट्री होगा। पूछते हैं ना आपकी। जी जी बिल्कुल, इसीलिए वही मैं कह रहा हूँ, होता ज़रूर है, जी, बट मेरा Improve मकसद कर ये है सकते कि हैं आप उसको चेंज करें। चेंज Exactly. कर सकते हैं, आप सही कर सकते आप हैं, आप सही उसको कर सकते ओवरकम हैं। कर सकते हैं। प्रिवेंशंस की तरफ जा सकते हैं, प्रिकॉशंस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने पहले से ही अपना माइंडसेट कर लिया है कि नहीं जी मुझे तो है और फिर मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर वो रहेगा। वो तो गलत है, अच्छा, अब मैं आपकी उस बात पे आता हूँ कि अगर लेट सपोज आपके पेरेंट्स को कोई चीज़ थी, किसी को ब्लड प्रेशर और डायबिटिक का इशू था, एंड आपने उस चीज़ को अपने अंदर चेंज कर लिया, तो आपकी जनरेशन से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना। यस, एग्जैक्टली। सही, तो हमने उसको Improve- चेंज improve किया हमने उसको। इम्प्रूव किया, जी। और अगर हमने नहीं किया, हमने सोचा कि ये तो है और रहेगा, जो अक्सर वो तो एक लोग नॉर्मल करते हैं। इंसान भी अपना ख्याल नहीं रखेगा, अपने आप को खराब कर देगा, तो आगे obviously- बिल्कुल ऐसे ही, तो या आप फिर उससे आपसे भी वो change चीज़ करें। जो है वो स्टार्ट हो सकती है। बिल्कुल, थोड़ी सी एफर्ट, मतलब अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा ना, तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं पतले दुबले से होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होता उनका, सालों खाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, वेट गेन नहीं होता। वो फिर उनके से पूछा जाए तो उनकी हिस्ट्री पूछते हैं वो कि हाँ जी मेरे तो पेरेंट्स भी जो है वो ऐसे ही हैं, हमारे तो ख़ानदान में ही सब पतले दुबले होते Lean, हैं, thin है सब। लीन होते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ, लाइक आई वाज ओनली 56 ईयर्स
56 kg। मुझे डरा दिया, मैं चेक कीने लगी थी, मैं यूं हो गई, मैंने कहा ये क्या बोल जब रहे मैंने हैं। वर्कआउट स्टार्ट किया मैं सिर्फ 56 kg का था। लाइक आई वाज वेरी लीन और Lean, लाइक okay. तो अभी करंटली आपका वेट कितना है? अभी तो 83 82 नहीं, अब तो माशाल्लाह से आप अब लग तो रही हैं कि आपने आपने build अपने build ऊपर काम बना किया होगा ना लिया। मसल्स के बिल्कुल, ऊपर। लेकिन बहुत सालों तक जब प्रॉपर एक पैटर्न के बगैर मैं भी करता रहा, ट्रेनिंग भी और डाइट भी, मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट जब कुछ डिफरेंट किया, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से लेकिन निकले। परसिस्टेंसी थी ना आप में, मुस्तकिल मिजाजी। हाँ एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको किसी भी चीज़ में रिजल्ट्स चाहिए, आपको वेट लूज करना हो या गेन करना हो, उसमें कंसिस्टेंसी आपकी जो है ना वो ज़रूरी होती है। सही। अच्छा, हम बात कर रहे थे अस्थमा या उसकी साइनस वगैरह Exactly, की, या तो breathing उनका- issues जो आपको breathing होते हैं, issues, उसके जी। workouts के। उसका रीज़न यही होता है कि आपके लंग्स वीक हैं। अच्छा, लंग्स वीक होने के एक तो रीज़न, अगर स्मोकिंग करते हैं वो आपका डेफिनेटली आपने डैमेज किया हुआ अपने लंग्स को। दूसरा जो रीज़न होता है कि आपकी कैपेसिटी जो है ना लंग्स में ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने की वो कम होती कम है। हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है? अगर Weakness? स्मोकर नहीं है नहीं, तो? वीकनेस Weakness आपके नहीं, लंग्स जब आपके वीक lungs होते जब हैं ना, weak हैं, आपके लंग्स जब वीक हैं तो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की वो कम हो जाती है। अच्छा, हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हम आपने कार्डियक से इसको अटैच किया कि ब्रीदिंग से कार्डियक का क्या ताल्लुक है, तो कि आपका डेफिनेटली पल्स रेट उस पे डिपेंड करता है। हाँ, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो हमारा कंप्लीट हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल के बनता है। मिल के बनता है। ठीक है, तो अगर हम जब बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसी होती हैं, जैसे क्रॉसफिट ट्रेनिंग आजकल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम अपने हार्ट रेट को शूट करते हैं, हम अपने लंग्स को पुश करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़े और वो ब्रीद और जो ब्रीदिंग आपकी जो आपका जो तेज पैटर्न होती है है। वो ज़्यादा अच्छा हो जाए, तो उस तरीके से हम उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब आपने अपनी लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया थ्रू वर्कआउट, अच्छा अगेन वही कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपने हार्ट रेट को एक मेंटेन रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मैं यही बात अगले सवाल करना चाह रही थी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको अपने हार्ट रेट को एक लेवल पे मेंटेन रखना ज़रूरी है, अदरवाइज उससे अब अगर आप हाई जाएं तो आपको हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर आपको किसी अच्छे ट्रेनर की अंडर ऑब्जर्वेशन ही करना चाहिए, इंस्ट्रक्टर की, डेफिनेटली है अगर ना? आप आप इस खुद तरह की से एक्सरसाइज ना कर रहे करें, हैं, बराए मेहरबानी घर पे आप किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर की अंडर ऑब्जर्वेशन ही ये चीज़ करिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अच्छा देखिए, हार्ट रेट को हम मेंटेन इसी तरह करते हैं कि हम एक पॉइंट पे भी नहीं रखते उसको। अगर मैं किसी को ट्रेनिंग करा रहा हूँ और मैंने उसका 80% ऑफ हिज मैक्सिमम हार्ट रेट पे ले आया हूँ, अब मैं उसको 80 भी नहीं रख सकता कंटिन्यू, वो भी आपके लिए सही नहीं होता। तो हम उसको फ्लक्चुएट करते हैं, हम उसको 75 70 पे ले आएंगे, 85 पे ले जाएंगे। सही। इन दी एंड एवरेज हमारा वही 70 to 80% आएगा, लेकिन वो रखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग, अच्छा उनको जिनको डिफरेंस नहीं आता, वो यही होता है कि वो अगर कार्डियो एक्सरसाइजेस करना, मैं जैसे कह रहा हूँ जिसमें आपका हार्ट रेट शूट करे, बहुत सारे लोग जो वॉक पे जाते हैं कि हम 2-2 घंटे इस walk बारे में करते हम मज़ीद बात करेंगे आपसे कि वॉक पे जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आता है, लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और अलीना आप ब्रेक ले लीजिए। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे कि हमारे जो फिटनेस ट्रेनर है वो हमें क्या बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्डियो एक्सरसाइजेज जो है वो हमारे लंग्स को स्ट्रेंथन करती हैं, और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कोई स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या कुछ और, वो हमें बताएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक, और अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं या फिर वर्कआउट्स हैं जिससे आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। जी अकरम, तो आप बताइए मुझे कि हम पहली एक्सरसाइज आप क्या बताएंगे हमें? अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ना हार्ट रेट को थोड़ा सा शूट करना है, ताकि हम अपने लंग्स के ऊपर थोड़ा सा उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करें कि वो कितनी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो नॉर्मली जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत इसको हम डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते। आप पहले थोड़ा सा वॉक कर लें, जो आप घर पे या अगर जिम में तो थोड़ी सी वार्म अप treadmill पे कर करने की सकते हैं। आपको ज़रूरत है। वार्म अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल अभी हार्ट रेट है उससे थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। तो वो आप थ्रू वार्म अप के कर लें, वॉक कर लें आप घर के ऊपर थोड़ा सा अच्छी स्पीड के साथ, ठीक है। उसके बाद तेज आप जो है अपने घर में ही नॉर्मल, अगर कॉरिडोर है या फिर आपका कोई बालकनी है तो आप वहीं पर ही जो है वो तेज या फिर रूम में ही आप तेज से रूम थोड़ा में जी चलेंगे। थोड़ा सा वॉक करके तो आप आपका फिर उसके बाद अब देखें, बहुत सारे लोग घर पे वर्कआउट करते हैं, अब मैं उन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, जिससे हम अपने हार्ट रेट को भी शूट कर सकते हैं और साथ साथ वर्कआउट भी कर सकते हैं। Please. अब बहुत सारे लोग जैसे स्क्वाट्स करते हैं, तो नॉर्मली आप स्क्वाट्स इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। आप इसी को अब हार्ट रेट शूट करने के लिए आपने इसी में जो है ना प्लायोमेट्रिक ऐड कर लिया, यानी कि आपने इसमें जंप ऐड कर लिया। सो यू आर गोइंग फॉर स्क्वाट, जंप, कम ऑन स्क्वाट पोजीशन। सही। सो तो इससे इस भी जो तरीके है- से आपने जो आप 15 या 20 रैप्स स्क्वाट्स के कर रहे थे, तो आपने उसमें जंप ऐड कर ली, तो आपका हार्ट रेट ऑटोमेटिकली थोड़ा
शूट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बर्पीज़ हैं, आपको मैं बर्पीज़ बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों का वेट ज़्यादा होता है तो इसकी मॉडिफाई कर देता हूँ कि अगर बिल्कुल बिगनर हैं तो आप इस पोजीशन में जाएं, पुट योर लेग बैक, जंप इन एंड जंप इन ओके, आप थोड़ा सा हर एक्सरसाइज में जो है वो एक थोड़ा सा एक टफ पार्ट दे रहे हैं जंपिंग का, ताकि उससे आपका हार्ट रेट जो है वो जी, जितनी भी कर प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं उन्हीं से हमारा हार्ट रेट शूट करता है। अच्छा, जो हम बड़ा मसल ट्रेन करते हैं उससे भी हमारा हार्ट रेट शूट करता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने सिर्फ जंपिंग से करना है। जैसे कि आपने जो बात की। उसका रीज़न ये है कि देखें, अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, आप लेग्स कर रहे हैं, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा मसल है लेग्स, तो डेफिनेटली जब आप उसको ट्रेन करेंगे तो उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, तो हमारे हार्ट पे ऑलरेडी लोड पड़ना शुरू होता है सही। कि उसके ऊपर वर्क लोड आ जाता है कि अब ज़्यादा सप्लाई उसने देनी है, सही। ठीक है। तो आपने जंपिंग स्क्वाट्स किए, बर्पीज़ किए, फिर आप प्लैंक कर लें उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो प्लैंक में आपने कीप योर कोर एंगेज, स्ट्रेट एंड होल्ड। और प्लैंकिंग में हमें सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखना होता है कि आपकी ऊपर से जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट Straight रहे, रहे, जी, आपकी बिल्कुल। बॉडी ऊपर से हम्प में उठी भी ना लगे। दो तरीके से लोग इसको गलत कर रहे होते हैं। एक तो बहुत सारे लोग अपनी बैक पे ज़्यादा लोड डालते हैं, ये कोर की एक्सरसाइज है, ठीक है। कोर लोगों के जहन में होता है कि सिर्फ ये है, सिर्फ abdomen, जबकि कोर आपका पूरा इस एरिया को कोर कहते हैं, बैक साइड से लेके पूरा आपकी front। लोअर बैक के साथ भी। सही। अब लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जब प्लैंक करते हैं तो उनको बैक में ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि रीज़न ये है कि उसको वो कंप्रेस करके रखते हैं। पोस्चर गलत क्या होता है, और सारा कि जो उनकी- आपका प्रेशर है वो बैक पे डाल रहे होते हैं। इस तरह एग्जैक्टली से- ये दिखाएं, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ दिखाइए, ये बहुत गलत पोस्चर है प्लैंक करने के लिए। अगर आप इस तरह से प्लैंकिंग करेंगे तो आप अपनी कमर के साथ क्योंकि जो है- आपने कंटिन्यू अपने वर्टिब्रास को, अपने स्पाइनल को ना कंप्रेस किया हुआ है, Exactly. तो इसलिए आपकी बैक पे दर्द आएगा। अच्छा, दूसरा गलत पोस्चर क्या होता है, बहुत सारे लोग बिल्कुल यूँ हो जाते हैं। हाँ, और थोड़ा सा सही इसके करने से क्या होगा कि आपका सारा लोड आपके पाँव पे और आपके शोल्डर्स पे आ Shoulders पे जाएगा। आएगा। सो यू हैव टू एक्चुअली, जो बहुत एक इजी तरीका है, जस्ट लाई डाउन फर्स्ट ऐसे, सही। देन यू लिफ्ट योर कोर एंड होल्ड एंड एंगेज। ठीक, और आपको अपनी स्ट्रेट बॉडी को जो है वो स्ट्रेट पोस्चर में रखना है, ताकि आपके बिल्कुल। कमर पे या फिर शोल्डर्स पे और पैरों पे इतना जोर लोड ना पड़े। लोड ना है, आपका सारा जो लोड है वो आपके कोर पे, एब्स पे और यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। ये करने का रीज़न ये इसलिए बताया क्योंकि अगर सिर्फ जंपिंग स्क्वाट्स करेंगे या सिर्फ बर्पीज करेंगे तो वो हार्ट रेट कंटिन्यू शूट करता रहेगा। आपकी भी सांस जो है वो हाँ। फूलना शुरू हो गई है। अच्छा, लेकिन ये इसमें ये भी बता देना कि आपको ये कैसे मालूम होगा कि बस आप इससे ज़्यादा जो पल्स रेट है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं कार्डियो या फिर इस किस्म की वर्कआउट्स को हम प्रैक्टिस में लाते हैं, ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि बस देखिए, आप थोड़ा ये इसको स्लो आपकी डाउन बॉडी करें। का अपना सिस्टम आपको रोकता है। जब आपको अच्छा। पता चलता है कि नाउ आप डेफिनेटली आप आउट ऑफ ब्रेथ आप हो इधर रहे आ हैं। जाए, यहाँ पे आके आप बात भी करिए, ताकि जी एलवीना से आप सवाल जवाब दीजिए आप। जब आप डेफिनेटली जब आप आउट ऑफ ब्रेथ होते हैं तो यू हैव टू गो फॉर रेस्ट। अगर कंटिन्यूस को पुश करते रहेंगे और आपको पता है कि आपका हार्ट रेट ज़्यादा शूट कर रहा है तो देन यू शुड रेस्ट, उसके बाद आपको रुकना ज़रूरी है। और ब्रेक कितना होना चाहिए, कितने सेकंड्स का होना चाहिए? इसमें आपका ब्रेक देखें 1 से 2 मिनट का होना चाहिए। वैसे अच्छा। तो हाँ 60 सेकेंड्स, कुछ ट्रेनर्स तो बहुत खतरनाक होते हैं, वो कहते हैं 1 मिनट से ज़्यादा ब्रेक नहीं मिलेगा बस। इट डिपेंड्स कि आप वर्कआउट कौन सा कर रहे हैं। अगर आप अच्छा। स्ट्रेंथ पे जाना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ का वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें तो 3 मिनट का वेट ब्रेक भी होता है। अच्छा। 2 to 3 मिनट्स में ब्रेक हम लेते हैं, क्योंकि जब आप मसल्स को अपने हिट करते हैं तो उसमें डेफिनेटली वो एक सिस्टम है आपकी बॉडी का, क्रिएटिन का जो एनर्जी सिस्टम है, उसको 2 से 3 मिनट लगते हैं वापस ब्लड में आने के लिए। यानी एग्जॉस्ट नहीं करना खुद को, जहाँ पे लग रहा है कि बॉडी अब बर्दाश्त नहीं कर रही वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेना है। अगर आप खुद से घर पे वर्कआउट कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपका ट्रेनर आपके साथ मौजूद है तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि आपकी लिमिट्स क्या हैं। अगर अच्छा ट्रेनर है तो हाँ डेफिनेटली एलवीना, अच्छा इसलिए trainer हम भी अपने शो में कोशिश करते हैं, हम यही कहते हैं कि यहाँ पे हम आपको सिखा तो रहे हैं कि घर में बेसिक्स जो वर्कआउट्स हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम ये कहते हैं आपको कि अगर आप कोई हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, आप प्रॉपर आप किसी बॉडी पार्ट पे काम करना चाहते हैं, तो किसी प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर के अंडर जो है वो आप वर्कआउट कीजिए। खुद से घर पे इतनी हैवी एक्सरसाइजेज या वर्कआउट्स नहीं कीजिए। और जनाब हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, शाजिया फ्रॉम गुजरावाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी शाजिया, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं गुजरावाला से बोल रही हूँ, शादिया।
जी शाजिया, कहिए क्या कहना चाहेंगी? मैं ये ना अपने वेट के बारे में ही पूछना था कि मेरा बहुत ज्यादा वेट है, तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन सांस फूल जाता है, ज्यादा देर कर नहीं सकती। कितना वेट वेट है वेट आपका? बता दीजिए कितना है कितना आपका? वेट है आपका? और एक्सरसाइज वो मैं ना डाइट भी करती हूँ, तो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लीज इसके बारे में मुझे 90 कुछ केजी बताएं। वेट है इनका और ये डाइट भी करती अच्छा, हैं, डाइट कभी भी इनका पूछ वेट लेना कम कि नहीं डाइट हो रहा। एक्चुअली कैसे कर रही हैं। थैंक यू सो मच शाजिया, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और हम अपने इंस्ट्रक्टर से जो है वो ज़रूर पूछ के आपको जवाब देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखती रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से कबल एक कॉलर की कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ, मेरा वेट 90 केजीज़ है, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरा सांस फूलता है, और मैं डाइट भी करती हूँ। थोड़ा सा कॉल में लाइन में प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम उनसे और ज़्यादा डिटेल बात नहीं कर सके। उनकी क्या डाइट है जो कि वो कहती हैं कि मैं डाइट कर रही हूँ, इसके हवाले से हम अभी नहीं जानते। तो आप एक जेनेरिक सा इसका जवाब दे दीजिए कि आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे। देखें, असल में जो वर्कआउट वो कर रही हैं, एक तो रीज़न जो मुझे लगता है ये हो सकता है कि डाइट का कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में अक्सर ज़्यादातर ये होता है स्टारवेशन। हाँ, कि वो खाना छोड़ देते हैं। ठीक है कि मैं रोटी भी छोड़ दो, चावल भी छोड़ दो, अंडा भी छोड़ दो, दूध भी छोड़ दो। दिस इज नॉट डाइट। अल्लाह की तख्लीक की हुई चीज़ है, एक मॉडरेशन होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो आपकी हर चीज़ आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका एक सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि जब हम डाइट पे किसी को लेकर आते हैं तो उसकी कैलोरी डिफिसिट कर देते हैं, दैट्स इट। अच्छा, उसमें रीज़न ये होता है कि आपका अगर मेटाबॉलिक रेट एक होता है जो कि आपकी बॉडी ड्यूरिंग अ डे कितनी कैलोरीज यूज़ करती है, अगर वो 1700 या 1600 कैलोरीज आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं एक दिन में फंक्शन करने के लिए, तो हम उसमें से 300 to 400 कैलोरीज डिफिसिट कर देते हैं, कम कर देते हैं। खाना आपने ज़रूरी है, सब और ये कुछ खाना अकॉर्डिंग है। टू आपके जो है वो अकॉर्डिंग टू योर वेट होता है, और फिर प्रॉपर उसके आप एनालिसिस करके फिर आप डिसाइड करते हैं कि इनको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है वेट लॉस करने के जी, लिए जो दिन में। जो आपका BMR जो होता है, आप बॉडी उसके मास according- इंडक्शन। जी, जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज यूज़ करती है पूरे दिन के अंदर, उसमें से हम 300 कैलोरीज या 400 कैलोरीज या 250 कैलोरी डिफिसिट कर देते हैं, और फिर कम अल्टीमेटली कर ये देते डिपेंड भी करता है कि आपका डेली बेसिस का वर्कआउट कितना है या आपकी एक्सर्जन कितनी है दिन भर में। अगर आप कुछ काम नहीं करते, आप बैठी रहती हैं और या ज़्यादा आपका Physical आपकी activity physical नहीं है activity कोई। इतनी नहीं है और आप फिर भी ज़्यादा कैलोरीज ले रही, तो फिर तो डेफिनेटली वेट Definitely। हाँ, उनका सांस ज़्यादा इसलिए फूल रहा है वर्कआउट करते हुए कि डेफिनेटली वेट ज़्यादा है, वीकनेस होगी। जब वर्कआउट करेंगे अभी उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको बिल्ड हो जाएगा। वो करते रहें, कंसिस्टेंसी रखें। दूसरा, खाएं सब कुछ लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में अच्छा, खाएं। जिनकी portions जिनकी बना एज portions ज़्यादा बना लें। होती है और उनका वेट भी ज़्यादा होता है, तो वो कैसे अपना रूटीन कैसे बेहतर करें और एक्सरसाइज को अपना एक ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो, वेट भी ज़्यादा हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जॉइंट के और आर्थराइटिस या कोई और प्रॉब्लम्स हो, फिर वो क्या करें? उनके लिए क्या देखिए, सजेशन है? सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं, सिर्फ 30 मिनट्स एटलीस्ट निकालें दिन में अपने लिए। जो वो आप अपने 30 मिनट्स में ना बिल्कुल लाइट स्टार्ट करें अपने वर्कआउट को। थोड़ी सी भले वॉक करें, थोड़ी सी मूवमेंट जैसे हमने बताई वो करें, उसके बाद वो अपनी डाइट पे ख्याल करें, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इस तरीके वैसे आपका मेटाबॉलिक रेट भी जो है ना थोड़ा स्लो डाउन होता है, स्लो डाउन होना शुरू हो इम्यूनिटी जाता भी है। कमज़ोर होती है। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा ना खाएं, छोटे छोटे पोर्शन में 3 से 4 मील ले लें और सब खाएं, लेकिन आप क्वांटिटी कम कर लें Quantity अपने कम खाने करें। की। और एक कॉलर ही मौजूद है, अलवीना, एक कॉल ले लीजिए। जी। लाहौर से कॉलर मौजूद है हमारे साथ, महनाज। अस्सलाम वालेकुम महनाज। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम महनाज, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा शो जी, कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी, कोई मेरा एक सवाल? सवाल था, मुझे ये पूछना। हेलो, मेरी आवाज आ रही जी है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो, जी जी, हम बिल्कुल आपको सुन सकते हैं। आप अपना मेरा सवाल ये बताइए। था कि ये पूछना है कि मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा वजन ज्यादा है थोड़ा ना, जी। तो मेरा एक तो सांस बहुत तेजी से फूलता, दूसरा मेरे गुर्दों में दर्द होता बहुत बुरी तरह। ठीक है महनाज, ये भी बता दें आप। दर्द होता है, महनाज, ये मेडिकल इशू तो नहीं? जी जी, मैं वो इसी सवाल पे आने लगी थी। आप आप ये मुझे बता बता दें। जी जी, आप ये बता दें महनाज कि आप अच्छा, पानी। दूसरा मेरी एक, जब मैं ट्रेडमिल कर रही होती हूँ तो मेरी नस से नस चढ़ जाती है। अच्छा, ओके। ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगी आप?
कॉल ड्रॉप हो गई अनफॉर्चुनेटली। मेडिकल इश्यूज का भी हम नहीं पूछ सके, साथ ही साथ कि उनका वाटर इनटेक कितना है। महनाज अगर आप हमें सुन रही हैं तो आपके पानी का जो इनटेक है, पानी पीना, उसके हवाले से हम नहीं जानते कि आप वो कम तो नहीं पीती, और आपकी डाइट कैसी है हम ये भी नहीं जानते, साथ ही साथ कोई मेडिकल इशू आपको हम ये भी नहीं जानते। तो आप ये सारी सिनेरियो को रिव्यू में रखते हुए महनाज को क्या सजेस्ट करेंगे? इनका भी प्रॉब्लम है, सांस फूल जाता है, एक्सरसाइज करती हूँ, वेट लूज नहीं होता। देखिए, जो इनकी दो चीज़ें इन्होंने मुझे बताई कि अभी एक तो नस पे नस सड़ जाती है, बेसिकली वो क्रैम्प्स पड़ना होते हैं। हाँ, क्रैम्प्स कहलाते होते हैं, और फिर गुर्दों में भी ये बोल रही हैं कि इनकी किडनी में भी दर्द होता है, तो दोनों ही साइन है डिहाइड्रेशन के। मैं यही बोलने लगी, जब हम पानी ना पिए और तो उस वक्त अगर फॉर इंस्टेंस ऐसा हो कि हमने पानी बिल्कुल नहीं पिया ऑल ऑफ अ सडन, तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है और इमीडिएटली हम स्टॉप कर लेते हैं वर्कआउट। तो मुझे इसलिए मैंने इनसे पानी के इनटेक का पूछा कि कहीं ये वो रीजन तो नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों ही साइन सिर्फ डिहाइड्रेशन, क्रैम्प्स भी आपको तब पड़ते हैं जब आप डिहाइड्रेशन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी की इंटेक रखें। बहुत सारे लोग ड्यूरिंग वर्कआउट बिल्कुल पानी नहीं पीते, वो भी गलत है। लेकिन सिर्फ हल्का सा गला ड्राई जो होता है उसको वो करना होता है। मैं यही सवाल करना चाह रही हूँ आपसे कि प्लीज़, क्योंकि लोगों में ये मिथ है कि आप ड्यूरिंग वर्कआउट अगर पानी पिएंगे तो आप वॉमिटिंग हो सकती है, आपको आपसे वर्कआउट किया नहीं जाएगा। तो प्लीज़ एज ए ट्रेनर, आप प्रोफेशनल, आप मुझे बताइए कि क्या किस तरह से पानी का इंटेक करना। लेकिन लोग इतना पानी पीते हैं वर्दा, मैंने देखा यूं बोतल उठा के, ये तो बिल्कुल गलत है, ब्लोटिंग हो जाएगी आपको। सिर्फ गला आपको, क्योंकि न्यू रिसर्चेस जो हैं वो यही कहती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो उस वक्त आपका स्टमक, क्योंकि आपकी बॉडी फंक्शन कर रही होती है, वो पानी सारा स्टमक में ना आपके रुका रहता है, ब्लोटिंग भी हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, और फिर वॉमिट का भी खतरा इसीलिए होता है। आप पानी ज़रूर पिएं। अच्छा, पहले तो सिर्फ वर्कआउट में नहीं, पूरे दिन में आपको 3 to 4 लीटर्स पानी पीना ज़रूरी है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। वर्कआउट के दौरान पानी पीना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो हम मसल्स ट्रेन कर रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब वो ऑक्सीजन हमें सिर्फ हवा से नहीं मिलती, थोड़ा सा पानी यानी गला एग्जैक्टली। तो हम पानी जो पीते हैं उससे वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर वो अपनी मसल्स में आ जाती है। आप 2-2 सिप, एक-एक 2-2 सिप्स आप जो है 3-3 सिप्स आप ले सकते हैं। और ये एक छोटा सा अलग टॉपिक है, बट ये कि गर्म पानी ना पिए ड्यूरिंग वर्कआउट। अच्छा, आप ठंडा पानी पिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पानी पिए नहीं, रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीज़न ये होता है कि देखें, जो कोल्ड वाटर होता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी तेज़ करता है। अच्छा। तो ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी रिकवरी भी फास्ट होती है। अच्छा। रिकवरी मसल्स की हमारी ब्लड सर्कुलेशन से होती है। ठंडा पानी जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है हमारे स्टमक के भी। अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो क्योंकि बॉडी ऑलरेडी वार्म है, हल्का सा टेम्परेचर ऊपर है, उस पर आपने गर्म पानी पिया तो आपके जो मैदे का, जो आपका स्टमक का टेम्परेचर है वो थोड़ा और हाई हो जाता है। दैट्स द रीज़न कि बहुत सारे लोगों को उल्टी होती है अगर वो ज़्यादा पानी पी लें, लेकिन वो पानी गर्म होता है। थोड़ा पानी पिएं, ठंडा पानी पिएं ड्यूरिंग वर्कआउट, उससे आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी और आपकी बॉडी का, आपके स्टमक का। लेकिन कुछ लोगों का गला फौरन बैठ जाता है, हल्का सा ठंडा पानी भी पूरा साल उनको रूम टेम्परेचर पानी पीना पड़ता है। थोड़ा सा ठंडा ऐसा भी ना हो ना कि फुल चिल्ड और आइस वाटर फुल आप चिल्ड तो हाँ, ले रहे हैं, बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं नॉर्मल फ्रिज वाटर या नॉर्मल आपका, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है हमारे वर्कआउट की रिकवरी से रिलेटेड। एक छोटी सी मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत पुरानी मिथ्स है हमारे, स्पेशली हम पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते आए हैं कि आप वर्कआउट करके आए, नहीं अभी शावर नहीं लेना, अभी स्वेट कर रहे हो, अभी थोड़ा बॉडी को ठंडा होने दो, उसके बाद शावर लेना और गर्म शावर लेना। ये बिल्कुल गलत है। उससे पानी बिल्कुल भी नहीं आप पी सकते, एक से भी मना करते हैं कि आपने पानी नहीं पीना, अभी आप स्वेट कर रहे हो, बिल्कुल आप बैठ जाओ, सांस फूल रही होती है और आप बैठे हुए होते हैं आधे घंटे। तो आपको वर्कआउट के फौरन बाद हमेशा कोल्ड शावर लेना चाहिए। अच्छा, कोल्ड शावर अगेन रीजन ये आपने देखा होगा बाहर मुल्कों में लोग वर्कआउट करके आते हैं और आइस टब में लेटते हैं। हमारे यहाँ तो देखेंगे बोलेंगे आप तो मर जाओगे, आपको खांसी और ये सब। इंटरनेशनली अगर आप जाएं, आप देखें जैसे ही आप वर्कआउट खत्म करते हैं अपना, तो फौरन आपको जो है वो आप शावर ले लेते हैं और वहीं कोल्ड पर जकूज़ी लेते हैं, जकूज़ी ले रहे होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जब आप कोल्ड शावर लेते हैं तो अगेन आपके ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है। रिकवरी होगी तो रिजल्ट्स आएंगे, रिकवरी नहीं होगी तो बॉडी सिर्फ डैमेज होगी, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच अकरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आज। एग्जॉस्ट कर दिया हमने आज इनको। नहीं, एग्जॉस्ट तो मैं खैर नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि आपने इतनी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि लोगों को अवेयरनेस होगी, जो इनके एक मिसकंसेप्शन था कि हमें पानी नहीं पीना चाहिए या हमें शावर नहीं लेना चाहिए, वो सब चीज़ें दूर हो गई और बहुत आपने हेल्प की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और जनाब, इसमें वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपसे बात करेंगे मज़ीद कुछ
हुस्न पे। तो देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अब जिस सेगमेंट की बारी है वो सबका फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि खाना पीना किसको पसंद नहीं होता भाई। और हमें ज्वाइन कर लिया है हमारी शेफ, हमारी किचन क्वीन मुनीज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मर्दा? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुनीज़ा, आप कैसी हैं? क्या मैं हाल बिल्कुल है? ठीक। और आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। Thank you, thank वैसे you, तो thank रोज ही लग रही होती है, लेकिन आज नहीं, भी कलर अच्छी- बड़ा अच्छा सा है लग रहा है। ना, मैंने mustard सा बहुत आते प्यारा ही लग इनको रहा कहा है कि आज colour। आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है हाँ, और माशाल्लाह ये से। हमारे किचन सेट से मैच भी कर रहा है। मैं मर्ज तो नहीं हो रही किचन के अंदर, कहीं मैं यहाँ से यहाँ हो जाऊँ या यहाँ आ जाऊँ। सही है, इधर ब्लैक पे इधर ही रहती हूँ। सही, चलें जी। अच्छा मुनीज़ा, आज आप क्या बनाने जा रही हैं? मुझे आज- कुछ चीज़ और ये सब चीज़ें नजर आ रहा है। तो आज बड़े मज़े का लजानिया बना रहे हैं, उससे लजानिया रोल्स भी बताएंगे और लजानिया भी बताएंगे कि किस तरीके से बनता है। ठीक है। मुझे सबसे अच्छी बात मुनीज़ा की ये लगती है कि मुनीज़ा जब भी हमें कुछ बनाना सिखाती हैं वो हमें 2 in 1 रेसिपीज़ बता देती हैं। वो हमें हमेशा ये बताती हैं कि अगर हम एक रेसिपी बना रहे हैं, सपोज लजानिया बना रहे हैं, तो इससे आप लजानिया रोल्स भी कैसे बना सकते हैं और लजानिया भी कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप लोगों के लिए बहुत आसान और कन्वीनियंट करते हैं हम, और रेसिपी भी बहुत क्विक बनेगी, जैसे रोज़ हमारी बनती और है। आपको पता है एक शेफ की यही खासियत है कि वो एक रेसिपी से मल्टीपल जो है वो रेसिपीज Innovation create करना आसान होती है। इनोवेशन और साथ साथ टेस्ट भी मैटर करता है। Taste भी अलवीना, matter करता है। तो अलवीना आज आप क्या सीख रही हैं किचन में? आज आप लोग लजानिया सिखा रहे हैं मुझे। एग्जैक्टली बिल्कुल, आज कल मैं- सीखा था करेले कीमा, घर पे ट्राई जी। किया? नहीं, ट्राई तो नहीं किया, लेकिन सीख लिया था। ये सबसे अभी बुरी बात वीकेंड है। में ट्राई करेंगे। अब ये वीकेंड पे ट्राई ये करें। जरा ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। ये नहीं मुश्किल नहीं, है। आप लजानिया बनाने के बाद बताएगा कि आपको मुश्किल लगा या ठीक है, ठीक चलें, है। try पहले से हम वो नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, लजानिया स्ट्रिप्स जो है वो मैंने बॉईल कर ली थी, और और स्ट्रिप्स आपने बॉईल करके बॉईल रखी करके हुई हैं, मैंने okay। क्या किया, उसको निकाल लिया, उसको अलग अलग करके उस पे ऑयल लगा के रख दिया है। ठीक जैसे है, हम नॉर्मली पास्ता या पास्ता स्पैगेटीज करते हैं। बॉईल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, ऑयल ले रहे हैं हम इसमें हाफ कप के करीब। ठीक है, और इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ठीक है, 1 टेबलस्पून ऐसा अदरक का पेस्ट। जी बिल्कुल। और आप ये किस में बना रही हैं? बीफ में? बीफ में बना रहे अच्छा, बीफ हैं। मिन्स यूज कर रहे हैं बीफ आप। मिन्स यूज़ कर रहे हैं हम। क्या किया हमने, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो हमने कीमा ले लिया है। ठीक है, और एक पैकेट जो है लजानिया स्ट्रिप्स का ले लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने हाफ कप ऑयल में 1 टेबलस्पून ऐड किया। जैसे इसमें से अच्छा से एक अरोमा आएगा, हम इसमें कीमा डाल देंगे हमारा। ठीक है, इससे पता है क्या होता है, कीमे की जो स्मेल होती है ना, अपनी एक हीट जो होती है वो भी खत्म हो जाती है। यूजुअली जब आप बीफ लजानिया कहीं खाते हैं तो बहुत कम जगह का जो है वो लजानिया अच्छा बनता है। अलवीना, अच्छा, अगर to be आपने very honest, try मैंने किया- जब भी ट्राई किया ना, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। नहीं। कभी ये मेरी लिस्ट में ही नहीं है। यही जो आप बता रही है ना कि थोड़ी स्मेल होती है, मुझे अजीब सा लग रहा होता है जब भी मैंने लजानिया खाया है। नहीं कि लजानिया जब बीफ का होता है तो उसमें थोड़ी सी स्मेल सी आ रही होती है, जिसकी वजह से लोग यूजली जो है वो पसंद नहीं करते, नहीं चिकन में करते। प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर लहसुन अदरक का पेस्ट आप भुनाई के वक्त कीमे की डालें ना, तो उसमें फिर इसकी स्मेल नहीं आती है। स्मेल खत्म हो जाती है। अच्छा, साथ ही साथ मैंने क्या किया था, 4 टमाटर, सॉरी 3 टमेटोज और एक जो है बड़ी लार्ज जो है प्याज, वो मैं इसके अंदर ऐड करी। उसको मैंने पीस लिया था। आपने और वो पेस्ट लिया है इसका? हाँ, पेस्ट ले लिया, उसको ब्लेंड कर लिया हमने, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अभी तो इसका ये जो मिन्स मीट है ये तो मेल्ट ही नहीं हुआ, तो क्या ये ठीक है इसके बाद कुछ और इसमें ऐड करना? नहीं नहीं, ये तो दरअसल एक साथ वो रखा हुआ था ना, ये मेल्टेड है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये थोड़ा देखें। सा ये हाँ, हो गया। हो गया है। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, आप लोगों को पता है, तो हमें आपके सामने जल्दी जल्दी सारा करके बताना भी मुनीज़ा होता है। कुछ बताएं कि आज आपके पास बहुत टाइम, मुनीज़ा बेफिक्र होके बनाइए। लजानिया बन रहा है तो हमने कहा मुनीज़ा आज आप टाइम में, लेकिन अच्छा लजानिया बनाइएगा। अच्छा, आपका फेवरेट है वरना क्या? मुझे बड़ा पसंद है लजानिया, मुझे बहुत पसंद है भाई, मैं और बहुत शौक से खाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मुनीज़ा, मुझे इसके कीमे के बारे में बताइए। बाज़ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कीमे को वॉश करते हैं, कुछ लोग बगैर वॉश किए बना रहे होते हैं। अच्छा, तो बताइए कीमे का ये तरीका होता क्या है तरीक़ेकार, बाद में वॉश नहीं करें। आप जब कीमा बनवा रहे हैं, बहुत से लोग बनवाते हैं ना, तो पहले से जो आपका जो मीट है आप उसको वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप उसको जो है कीमा बनवाइए। क्योंकि होता ये है कि उसमें फिर आप जब बाद में वॉश करें तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है उसमें, तो वो चीज़ सही नहीं रहती है। अच्छा, कुछ लेकिन लोगों को मुनीज़ा- सेटिस्फैक्शन नहीं होती जब तक पूरा वाइट ना हो जाए ना वो नहीं, रेड से। लेकिन मेरा ये धोते सवाल है, रहते हैं मुनीज़ा, जब हम यूजुअली हम मीट शॉप पे ले रहे होते हैं, नॉर्मल जो लोकल मीट शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पर धोने का कोई इंतजाम ही नहीं होता ना। वहाँ तो वहीं पर यूँ रख करके ठक करके काटा, नीचे डाला, मशीन में डाला और दे दिया। वो तो इस पे फिर हकीकत क्या है। करें?
इस पे अब क्या कर सकते हैं, हम उससे बोलते हैं आप हमें दो, हम घर जाके वॉश करके ला के देते हैं। आप बताइए कि क्या करना चाहिए इस पे? अच्छा, आई पर्सनली प्रेफर कि घर में आप आके आप कुछ बारीक छलनी जो होती है ना आप उसमें डाल के आप वॉश कर लें, क्योंकि जो उसका ब्लड भी जो होता है उसकी निकालना ज़रूरी है। स्मेल होती है, और वो निकालना वो तो खैर इस पे भी हो जाता अच्छा है, भी नहीं है। लेकिन उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जनाब, मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को। डॉक्टर बिल्किस के लिए जो है हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। यूजुअली आज उनको हमारे साथ होना था, लेकिन उनके साथ एक इमरजेंसी हो गई है। सुबह उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर बिल्किस आज जो है वो नहीं आ सकी हैं, और हमारी दुआ है कि उनकी बेटी की जल्दी जो है उनकी सेहत याब अल्लाह ताला उनको करे। और डॉक्टर बिल्किस आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह वो कल ज़रूर होंगी हमारे साथ। तो अगर आप पे कोई सवाल है, कुछ है, तो हमसे नोट डाउन पूछ करवा कर लें। सकते हैं। हम नोट डाउन, जी बिल्कुल आप पूछ सकते हैं हमसे, हम नोट डाउन कर लेंगे उसको। और उसके अलावा भी हम बात करेंगे आपसे मज़ीद कुछ चीज़ों पे, जैसे हमारे कि सोशल winters मीडिया में- के पेजेस भी हैं वर्दा। मैं और हमारे व्यूअर्स को बोलूँगी कि वहाँ पर भी आप जो है अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप ड्रॉप कर Exactly, सकते हैं। exactly, पेज और पे फिर- मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारी पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे साथ वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हमारी जो है प्रेजेंस मौजूद है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह हमारी प्रेजेंस मौजूद है। सही, आप उस पर कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि जब डॉक्टर बिल्किस आएंगी तो आपका जो भी सवाल होगा हम जो है वो उनसे ले सकते हैं। जनाब एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ, जैनब फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जैनब। वालेकुम अस्सलाम जैनब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल, क्या सुनना चाहेंगी आप? क्या सुनाऊँ मैं आपको? आपका शो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मगर डॉक्टर विल्किस का तो सेगमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप हमारा शो देखती हैं और फिर आप उसको पसंद भी करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिल्किस के लिए कोई सवाल था आपका? जी, वो मैं पहले कॉल की थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं छोटी सी बाल निकल रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हल्दी और नींबू लगाए, तो वो मैं कैसे लगा सकती हूँ, कुछ बता सकती हैं आप? जी मुझे याद है, आपने पहले भी कॉल की थी जब डॉक्टर बिल्किस थी हमारे साथ। उन्होंने आपको बताया था कि आप हल्दी लीजिए, और हल्दी में उन्होंने लेमन जूस बताया था ना आपको, वो जी। मिला के उसका पेस्ट बना के आप जो है वो अपनी थोड़ी पे रब कीजिए। इससे जो है वो आपकी थोड़ी के बाल जो है वो चले जाएंगे। एक पेस्ट की फॉर्म में लेकिन आपने बनाना है, गाढ़ा बनाना है, बहुत बिल्कुल पतला नहीं, क्योंकि लेमन जूस आप इतना डालिएगा कि हल्दी के साथ क्वांटिटी से, अगर आपने 1 चम्मच हल्दी ली है तो आप उसमें लेमन के कुछ ड्रॉप्स Paste डाल की के तरह बन देखिएगा और फिर उसको फेंटिएगा, ताकि वो एक क्रीम और पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप उसको लगाइएगा। आप बहुत ज़्यादा रनी मत बनाइएगा, उसको ना आप लगा नहीं सकेंगी। और जैनब, आप कुछ किचन के हवाले से कुछ पूछना चाहेंगी? हमारी शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं आज। जी, वो मैं हैदराबादी बिरयानी का तरीका पूछना चाहती हूँ। अच्छा, हैदराबादी बिरयानी कंप्लीट का रेसिपी है। एक काम करेंगे आपके लिए, स्पेशली हम यहाँ पे ना हैदराबादी बिरयानी बनाएंगे, आपने रोजाना देखना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लाइनअप अभी क्विकली कुछ मुनीज़ा फटाफट से कुछ बता सकती हैं आप? अच्छा, वो आप हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी के बारे में पूछ रही हैं? जी जी। जी, कच्चे अच्छा, गोश्त की बिरयानी का उसके पूछ रही वो हैं। उसकी रेसिपी आप जानना चाह रही हैं पूरी, या कुछ क्वेश्चन है उसके हवाले से आपका? मैं उसकी पूरी रेसिपीज जानना चाह रही हूँ। हाँ, तो वर्दा पूरी फिर तो शो रेसिपी करना, है, शो तो में हम पूरी बनाना रेसिपी है। आपको बना के मुनीज़ा आपको दिखाएंगे। हम मुनीज़ा बताएंगी आपको बिल्कुल हैदराबादी बिरयानी की पूरी रेसिपी जैनब। और इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो गया है। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो को इतना पसंद करती हैं और आपके सवाल का हम जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सुबह सुबह कितना जुल्म हो रहा है ना हमारे ऊपर, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके ऊपर भी हो रहा है ना। लज़ानिया किसको नहीं पसंद, मुझे भी बड़ा पसंद है, और ये तस्वीरें ना मुझे खींच रही हैं अपनी तरफ, और मैं वहाँ जा रही हूँ। और अब मैं जो है वो आप लोगों से थोड़ा सा बताऊँगी, आपसे थोड़ी बात करूँगी इस बारे में कि आप ये देखिए लज़ानिया की लेयर्स देखिए, आप ये चेक कीजिए। मुनीज़ा, आप इतनी लेयर्स का बनाएंगी या आप रोल बनाएंगी लज़ानिया? मैं दोनों बना के बताऊंगी। दोनों बना के बताएंगी। अच्छा जी, ये देखें लज़ानिया एक बेसिकली मैं टिपिकल तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जा सकता है। इसकी फिलिंग डिफरेंट होती हैं, आप ये देखिए लेयरिंग्स डिफरेंट होती हैं इसकी, कि कोई लोग कुछ लोग पसंद करते हैं बहुत थिक, मुझे बड़ा पसंद है ना, मैं 5 से 6 लेयर्स देती हूँ। जितना डीप आपका पैन होता है
आप उतनी डीप इसकी लेयर्स दे सकते हैं। आप ये देखें इस पर कितनी, सबसे पहले जो है वो मिन्स की यानी कि कीमे की लेयर आई हुई है, फिर उसके ऊपर जो है जो हमारा बेचमेल सॉस होता है उसकी लेयर होती है, फिर चीज़ और फिर लजानिया स्ट्रिप और फिर सो ऑन। आप इसको ऊपर ही ऊपर लेते चले जाते हैं और ऊपर जो है वो आपने चीज़ से और बेचमेल सॉस से इसको जो है वो आखिर की लेयर दी होती है। नेक्स्ट पिक्चर लगाइएगा प्लीज़। मुनीज़ा अगर प्लीज़ इसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहती हैं तो बताइएगा। अच्छा ये देखें, ये उन्होंने ऊपर से मिन्स इसमें थोड़ा सा ऐड किया हुआ है विद टोमेटो सॉस और साथ में चीज़ की लेयर, और साथ में चीज़ की लेयर लगाई है और कॉर्नर जिसके थोड़े से ज़्यादा इन्होंने कुक किए, बेक कर दिए, बेक कर लिए। बाज़ लोगों को जो है ना थोड़ा सा क्रिस्पी और थोड़ा सा हल्का एक बर्न इफेक्ट अच्छा लगता है, मुझे ऊपर से पर्सनली वो क्रिस्पी। बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। आपको पता है मैं अक्सर मैं घर में जब बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा इस तरह का हल्का सा थोड़ा सा वो बेक कर लेती हूँ ऊपर की लेयर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छा लगता वर्दा, है। ये इतनी टेम्पटिंग चीज़ें जो आप दिखा रही हैं और टेम्पटिंग इतनी टेम्पटिंग चीज़ों को और एलैबोरेट कर करके बता रही हैं, थोड़ा सा कैलोरीज भी तो देख लेते हैं ना। कुछ दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, खाते हैं, उनको मज़ा आता है, वो बेचारों का वेट पुट ऑन इसीलिए हो जाता है। दूसरे ऐसे लोग होते हैं बेचारे जो ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, फिर भी ऐसा लगता है सांस ले रहे हैं, वेट बढ़ रहा है उनको, तो फिर और फिर स्क्रीन पर भी रहना है, फिर वो क्या करें? ना आपके सामने मैं खड़ी हूँ, मैं आपका तो वेट नहीं बढ़ता होगा मेरा वैसे वैसा मेरा अच्छा। इतना वेट बढ़ता है, वही मुझे आपकी लगता वाली है मैं बात है। सांस लेती हूँ मेरा वेट बढ़ता है, तो मुझे कैलोरी काउंट करने दे जरा, मैं देखूंगी एक सर्विंग में कितनी, एक सर्विंग लजानिया में अगली पिक्चर भी दिखाइए प्लीज। 200 ग्राम्स तो होगा कम से कम ना एक बंदे के लिए। एक सर्विंग जो यूजुअली रेस्टोरेंट्स में होती है वो 200 200 के दरमियान की सर्विंग होती है। 270 कैलोरीज आ रही है 200 ग्राम्स पे लेयर्स पे भी डिपेंड करता है कितनी लेयर्स हैं और कितनी चीज है आप, क्योंकि चीज दो मिक्सर में भी डालते हैं। 270 कैलोरीज ट्रेडमिल के ऊपर बेड़ा गर्क हो जाता है 100 कैलोरीज बर्न करते हुए, फिर उसके बाद इलेप्टिकल पर जाओ, साइकिलिंग के ऊपर जाओ, फिर कार्डियो कर दीजिएगा ना। कभी कभी वो चलता है चीट डे, मैं तो खाती हूँ भाई चीट डे, कभी कभी चलता है। आप एक मील स्किप कर सकती हैं ना, चीट मील होता है ना, वंस अ वीक हो गया आपका, आप ले सकते हैं, स्किप कर दीजिए। और ये देखिए इसमें मशरूम्स भी डले हुए हैं, आप देख रही हैं मुनीज़ा? बिल्कुल मशरूम्स भी ऐड हो सकते हैं। मज़े का लग रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा जी, एक कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ, एक कॉल ले लेते हैं। अमरीन है कराची से, ये तो हमें हमारी रेगुलर कॉलर है अमरीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं अमरीन? मैं बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह, आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शेफ मुनीज़ा से आज तो मुझे लजानिया बनाना है उनका देख के। ज़रूर बनाएगा, फिर ज़रूर बताएगा। आप मेरे इंस्टा पे भी कमेंट मैसेज कर सकते हैं, ये जो सीखना चाहें आप लोग। जी मैंने कभी नहीं बनाया, इसलिए मैं आज ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत इजी तरीके से आपको बता रही हूँ, इंशाल्लाह आप बनाइएगा फिर ज़रूर बताएगा। अच्छा मुनीज़ा, एक मेरे जो हेल्प चाहिए आपसे। जी बोलिए। पूछिए। मैं आलू गोश्त में बनाती हूँ जब चिकन में, तो उसका शोरबा मुझसे अच्छा नहीं बनता, पतला बन जाता है, प्याज आलू गोश्त का शोरबा अच्छा नहीं बनता, जो सालन ग्रेवी जो होती है। क्या होता है अमरीन, अलग अलग आ जाते हैं, प्याज ऊपर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है आप भुनाई अच्छे से नहीं करिए उसकी, आप भुनाई अच्छे से करिए तो आपका प्याज जो है ना वो ऊपर नहीं आएगा। तो आप मुझे चिकन वाला आलू गोश्त बना के दिखाएगा प्लीज। चिकन वाला इंशाल्लाह ज़रूर सिखाएंगे। अमरीन मुझे आप ये बताइए कि आप गोश्त जो है कैसे बनाती हैं, फ्राई करके या भून के या अलग से बॉईल करके बनाती हैं? आलू गोश्त जो बनाती हैं आप? मैं गोश्त फ्राई करके बनाती हूँ। गोश्त फ्राई करके बनाती हैं? कच्ची प्याज को ग्राइंड करती हूँ। कच्ची प्याज को आप ग्राइंड करती हैं, उसके बाद शोरबा क्यों नहीं अच्छा बनता? हाँ बिल्कुल, ग्राइंड करना तो एक बहुत बड़ी टिप है। आप पता है क्या किया कीजिए, आप जो है ना, आप पहले जैसे आपने प्याज ग्राइंड की, बिल्कुल ठीक है, आपने प्याज ग्राइंड करके उसको जो है उसका पानी खुश्क कर लिया, फिर उसमें आपने मसाले डाल दिए सारे, नमक मिर्च हल्दी धनिया ये डाल के आपने उसको अच्छे तरीके से मसाले को भून लिया। जब आपकी प्याज और जो मसाले आपने डाले हैं वो ऑयल छोड़ दे, फिर उसमें आप गोश्त डालिए, चाहे चिकन है चाहे गोश्त है, वो डाल के आप गोश्त भूनिए और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि यही मैंने पॉइंट कहा ना कि भुनाई एग्जैक्टली आप जब उसकी भुनाई करेंगी ना और फिर टमाटर ऐड करके फिर आप पानी डाल के आप बनाइए, आपकी ग्रेवी बड़ी मजे की बनेगी। जब आप प्याज ब्लाइंड करके यूज़ करें ना तो टमाटर भी आप ब्लाइंड करके ही उसमें डालें, तो उससे वो जो है ना आपकी अच्छी सी बुनाई हो जाएगी, जो टमाटर के छिलके वगैरह भी होते हैं ना वो भी नहीं आएंगे ऊपर। अमरीन आप सुन रही हैं? हेलो, अरे लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, अमरीन जो है वो हमारी रेगुलर कॉलर हैं और रेगुलर हमारा शो देखती हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोगों की, जो लोग हमारा शो जो है वो देखते हैं, क्योंकि इतनी मसरूफियत का दौर है ये, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में जो है वो बिज़ी है,
लेकिन इस मसरूफियत भरी ज़िंदगी में से भी जो है वो आप टाइम निकालते हैं, आप हमारा शो देखते हैं और पसंद करते हैं, और फिर कॉल्स वरदा करते सबसे हैं, बड़ी तो बात एग्जैक्टली स्वीट और जिस जेस्चर ऑफ तरह योर्स। अप्रिसिएशन आप व्यूअर्स को दे रही Exactly. हैं, ये हम अपनी टीम को भी अप्रिसिएशन देना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को लग रहा होता है कि सिर्फ बिल्कुल, मॉर्निंग में बिल्कुल। एंकर्स आ गई, रेडी हो गई और वो स्क्रीन पर बैठ गई, ऐसा नहीं होता। पीछे 50-60 लोग होते हैं और इसमें एमसीआर में होता है, पीसीआर में होता है, फिर हमारी Exactly, डेस्क की ये टीम बात होती है, हम मेकअप पहले होता है, भी बहुत कह चुके ज़्यादा हैं, बिल्कुल। इसमें स्ट्रगल होती है, उसके बाद एक प्रोग्राम तैयार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिहाइंड द कैमरा जो है जितना, और ये सारी एफर्ट वहीं से होती है। वो हमारे कंटेंट मेहरा हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब हो गए, हमारे डायरेक्टर साहब हो गए, फैसल हो गए, रिजवान भाई हो गए, शहवार हो गई, अफशा हो गई, सीमा मैम हो गई, हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग जो इंटीग्रेशन जो है वो इतनी हमें ला के देती है, जिनकी वजह से ये सब शो चलते हैं हमारा। तो ये सबके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है और उसके बाद जाके एक शो डिज़ाइन होता है। पर डेली जी। बेसिस पे हम मॉर्निंग में आके आपके सामने एक ज़बरदस्त सा जब बेहतरीन सा शो मेहनत को अप्रिसिएशन मिलती है तो फिर अच्छा लगता है। बिल्कुल। अब क्या करेंगे अच्छा। हम मुनीज़ा? अच्छा, क्योंकि उस वक्त ये लोग बात कर रहे थे तो मैं जब बीच में बोला अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरी भी बात होती है बीच में बोलना। कीमे में हमने उस वक्त क्या किया था, ऐड किए थे लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी 1 टीस्पून। आप मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। साथ मैंने उसमें सॉल्ट ऐड किया था और काली मिर्च 1 टीस्पून ऐड करके इसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया। ये देखिए बिल्कुल हमारा कीमा जो है वो ड्राई हो गया है। अब इसमें मैं जो है लास्ट में ऐड कर रही हूँ केचप, ठीक है। और आप चाहें तो चिली गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग स्पाइसी पसंद करते हैं। इसको हम 3 टेबलस्पून मैंने ऐड करा है जल्दी कर इसमें। लें मुनीज़ा, आपने देखा नहीं मेरे एक्सप्रेशन ऐसे हो गए जैसे ही मैंने पूछा कि अब क्या करेंगे, मेरे कान में आवाज़ आई अब ब्रेक पे जाएंगे। ओए होए। ऐसा क्यों होता है? हमें ऐसा लगता है हमने बात स्टार्ट की है और हम वाकई। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक पे जा रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे ही हम बात स्टार्ट करते हैं और पीछे से मुझे आवाज़ आ जाती है कि हम ब्रेक पे जाएंगे। और जब भी आपको मेरे एक्सप्रेशन आए थोड़े से दुख वाले, ऐसे वाले, तो आप समझ जाया करें कि अब बरदा को ब्रेक पे जाना है। तो जल्दी से बताइए मुनीज़ा, केचप के बाद कुछ आप और नहीं, ऐड कुछ भी नहीं, करेंगी? मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। ये हमारा बिल्कुल रेडी है इसका मिन्स कीमा। अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। चलें जी। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और मुनीज़ा जो हैं वो बना रही हैं लजानिया। और अभी आप क्या व्हाइट सॉस बना रही हैं व्हाइट मुनीज़ा? सॉस बना रही हूँ बिल्कुल। मैंने बटर ऐड किया इसमें 2 टेबलस्पून, साथ 2 टेबलस्पून इसमें मैदा जा रहा है, ठीक है। इसको हमने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे रोस्ट करना है, हमें इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्की इसमें फ्लेम पे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, कच्चापन ख़त्म हो और इसमें अच्छा सा एक अरोमा जनरेट हो इसके साथ। तो बस इसको हल्का सा हम भूनेंगे इसमें, लेकिन हल्की सी फ्लेम पे बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा नहीं हमें रखनी है। और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, बटर की जो खुशबू होती है बड़ी अरोमा अच्छी, बटर का मुझे अरोमा भी बहुत बहुत पसंद अच्छा है। लग रहा है। और इसमें सबसे खास बात ये है, बैचमल सॉस इस वक्त आप तैयार कर रहे होते हैं व्हाइट सॉस, आपने जब बटर के अंदर मैदा डालते हैं तो उसको अच्छे तरीके से भून लो, उसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और वो आपको बिल्कुल। कैसे पता चलेगा, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, तो ये आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको खुद ब खुद खुशबू उसकी आना महसूस हो शुरू हो जाएगी और जाएगी। वो हल्का गोल्डन कलर में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप शॉट ले सकते हैं तो प्लीज़ दिखाइए मुनीज़ा का। आई एम डेफिनेटली श्योर इसको ब्राउन हो रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल ठीक गोल्डन है। हो रहा होगा। और अब हम खुशबू इसमें से अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल सीजनिंग ऐड करेंगे, यानी कि काली मिर्च ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। इसको हमने मिक्स करा, ठीक है, ये हमारा हो गया, अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब साथ हम इसमें क्रीम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम ये ऐड क्रीम करेंगे 1 कप ली है आपने? जी बिल्कुल। और एक जो है 250 ml हमने मिल्क लिया है, ये हम ऐड करेंगे इसको। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से, या आपके पास जो भी स्पून हो अच्छे से इसको मिक्स करना है। और अब फ्लेम आपने तेज़ कर देनी है, ठीक है, ताकि ये जो है हमारी जो है सॉस जो है जल्दी से रेडी हो जाए, ठीक है। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लिया। अच्छा, इसमें आपने हर्ब्स भी ऐड करनी है, ऑरिगेनो और थाइम, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, अरोमा आएगा, ठीक है। और कीमे में भी आपने ऐड करना है, वो बिल्कुल लास्ट में जब आप फ्लेम बंद कर रहे हैं। ऑरिगेनो मैंने ऐड करा और थाइम ऐड करा इसमें, सही, ठीक उससे है। खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है लजानिया में, ठीक है। अब हमने फ्लेम तेज़ कर दी है ताकि जल्दी से हमारी सॉस थिक हो जाए और हम आपको लजानिया की लेयरिंग बताएं कि किस तरीके से लेयर करना है। बहुत इजी था, आपने देखा मिन्स भी हमारा रेडी हो गया और
अच्छा, बहुत से लोग इसमें वर्दा क्या करते हैं, लजानिया में ना मैरिनारा सॉस भी बनाते हैं साथ में, और उसके साथ भी लेयरिंग करते हैं। हाँ। वाइट सॉस आ गई, फिर लजानिया स्ट्रिप, और फिर वो वाली सॉस रेड सॉस आ गई, और मिंस की लेयर आ गई। Exactly, तो हमने शॉर्टकट क्या किया कि हमने वो एक साथ ही मिंस में इनको बताया कि हाँ, आपने मिंस में ही टोमेटोज जो हैं वो ऐड कर दिए और प्याज के साथ आपने जो मसाले उसमें ऐड किए, तो जो है वो वही उसमें हो गया, तो उससे हमारा क्या हो गया, क्विक हो गया। तो अलग से आपको 3 लेयर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कीमे में ही आपने जो है वो उसका फ्लेवर दे दिया। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है कि आप जो है वो शॉर्टकट्स बताती हैं हमें, क्योंकि देखिए हम भी वर्किंग में शामिल हो गए, और आजकल ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो काम कर रही होती हैं और फिर घर जाके थक जाती हैं, उनको जल्दी जल्दी, और फिर बच्चों की फरमाइशें होती हैं। आजकल का दौर भी क्विक है ना, बस झटपट क्विक करने वाला। अच्छा, इसका थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो लजानिया 14th सेंचुरी से ये चलता हुआ आ रहा है, इटालियन क्यूजीन है ये, और ये इटली के एक शहर की ख़ास फेवरेट डिश भी है। तो ये एक बहुत ही इसके साथ एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी एसोसिएटेड है। और पता है अलवीना, ये पिज्ज़ा हो गया, ये इटालियन की जितनी भी रेसिपीज़ हैं, या फिर ये लजानिया है, या फिर पास्ताज वगैरह हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस अब जाके हुए हैं, और इतना ट्रेंड इनका अब हुआ है। लेकिन बैकग्राउंड अगर आप पुराने वक्तों में चले जाएं तो ये इटली के कुछ इस तरह के खाने, और बहुत से ऐसे तो हैं जैसे रातातुई है, वो तो यहाँ पे हम अभी बनाने की कोशिश भी नहीं करते नॉर्मली, हर चीज़ हमारे टेस्ट बड्स एक्सेप्ट नहीं करते। और एग्जैक्टली मैं अभी भी आपसे ये कहूँ कि ये प्रॉपर इटालियन नहीं है, थोड़ा देसी फ्यूजन के साथ हम चीज़ों को, हम चाइनीज़ के साथ भी यही करते हैं ना। हाँ, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। अब मुनीज़ा जो है वो लेयरिंग कर रही हैं इसकी, तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि लेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा देखिए, ये हमारी वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है, इसकी थिकनेस आप देख लें, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, रादी होनी चाहिए थोड़ी सी, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, अगर आप देख सकते हैं ये हमारी रेडी है। मैंने क्या किया नीचे, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ ताकि हमने ट्रे नहीं ली, ताकि आपको इजीली लेयर्स नजर आए इसकी, और फिर मैं रोल भी बनाना बताऊंगी आपको। वेरी नाइस मुनीज़ा, ये आपने इतना अच्छा एक पॉइंट पे किया है कि जब हम ट्रे में रखते हैं बेकिंग ट्रे में तो हमें लेयर्स नजर नहीं आती, तो ये सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हैं कि लेयर्स किस तरह से आएंगी, तो प्लीज़ आपको आसानी हो देखने में, तो प्लीज़ मेक श्योर ठीक है इसको प्रॉपर नोट। मैंने नीचे क्या किया, व्हाइट सॉस की लेयर दी, लजानिया स्ट्रिप्स रखी मैंने इसके ऊपर, दोबारा से व्हाइट सॉस लगाएंगे हम, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रीमी फ्लेवर पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं उनमें से उन्होंने हाथ उठा लिया ना पहले। मैं उनमें से ठीक है, अब इसमें हम जेल हमारा जो कीमा है उसकी लेयर देंगे। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 4 लेयर देनी है या 5 देनी है, आपको जितनी लेयर पसंद है आप उतनी दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो 5 से 6 लेयर्स दीजिएगा लाजमी लंच में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम आपको इसमें पास्ता, ये जो इसकी लेयर्स होती हैं, जो स्ट्रिप बेसिकली यूज होती हैं, तो ये इसमें क्या वेरिएशंस होती हैं, या आपको हार्ड एंड फास्ट एक ही कैटेगरी की स्ट्रिप्स यूज करनी है? नहीं, वेरिएशन इन द सेंस व्हाट लाइक, तो एक तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या फिर आप चाहें तो आप घर में भी इसको बना सकते हैं। हाँ, ये है कि जैसे कि कुछ मैदे की होती हैं, कुछ आपको उसकी होल यानी है थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे इतनी कॉमनली नहीं मिलती है, लेकिन ये कि यहाँ पे एक ही कैटेगरी जो है वो स्ट्रिप्स की मिलती है। मुनीज़ा, एक और सवाल आपसे कि देखें, आपने भी लेयरिंग जब की, नीचे आपने जो है वो वाइट सॉस पहले लगाई, फिर उस पर लजानिया स्ट्रिप्स लगाई, या कुछ लोग जो है वो कीमे की एक हल्की सी जो है वो एक हल्का सी एक लेयर लगा देते हैं, तो वो उसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है सवाल में? आखिर में जो बेस पे लगाते हैं। हाँ, अच्छा, उसका रीज़न ये कि वो स्टिक हो जाती है, हमारी जो लेयर है ना, वो लजानिया स्ट्रिप है ना, स्टिक नहीं होती। हाँ, वो स्पेस सेट हो जाती है। हाँ, ये रीजन है। और जब आप उसको बेक करने के बाद जब निकालते हो इजीली कट हो जाती है, वरना अगर आप ड्राई बेकिंग ट्रे पे रखेंगे तो चिपक जाती है उस पे, तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हमें सेफ्टी का ख्याल, सेफ्टी प्रिकॉशन जो हमारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। और सेफ्टी से मुझे याद आया, क्या कहते हैं, आप देखिए लेयर कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, लेयर्स नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये देखिए। अच्छा, ये चाहे ना तो इसमें आप हर स्टेप पे चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। क्या ये करिए, दिल खोल के चीज़ ऐड कीजिए। मैं देखिए, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, आज मैं हमेशा दूसरों की फरमाइश पे बनाती हूँ, आज मैं ना अपनी फरमाइश से बनवा रही हूँ। आप व्हाइट सॉस लगाइए, दिल भर के चीज़ डालिए, आज मैं डाइटिंग तोड़ लजानिया। आज जो है वर्दा का जो है ना, हमने चीट मील जो है वो तैयार कर दिया है, ठीक है। तो मैं इनको रोजाना यही छेड़ी होती ना, आपने खाना है, आपने खाना, वो कहती नहीं मेरी डाइट खराब होगी। अच्छा, भी देखिए मुनीज़ा इस तरह से लेयरिंग कर रही है, और सो ऑन, जिस तरह की जितनी लेयर्स आप चाहें आप कर सकते हैं। और मैं सेफ्टी की बात कर रही थी कि सेफ्टी से मुझे याद आया कि आपको पता है कि व्हाट्सएप पे जो है
अब आप पासवर्ड लगा सकते हैं, चाहे बायोमेट्रिक पासवर्ड लगाना चाहें अच्छा, या नंबर्स का ज़बरदस्त। पासवर्ड लगाना चाहें। आप मोबाइल तो ऑन करेंगे ही, लेकिन मोबाइल जब आपका एंड्रॉइड में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, जब वो खुल जाएगा तो उसके बाद व्हाट्सएप ऐप को खोलने के लिए भी जो है वो आप पासवर्ड उसमें लगा सकते हैं सेटिंग्स में जाके। ज़बरदस्त। तो ये भी एक अच्छी, यहाँ पे भी हम सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो सिक्योर हो जाएं। और अगर आपके मियाँ जी लगा रहे हैं तो नज़र रखिएगा कि वो क्या पासवर्ड लगा रहे हैं, बच्चों को पीछे वो छोड़ रहे रात हैं। को सो जाए ना तो आपने उनका अंगूठा लेके लगा देना है और फिर खोल देना, वो सो रहे होंगे, आप चेक कर लेना फ़ोन। अच्छा जी, देखिए मैं ऑन एयर बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी देख रहे जल्दी होते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है, मुकाबला अच्छा सख्त जी, है। और ये अच्छा। देखिए इस तरह से लेयर्स जो है वो हो रही हैं। बिल्कुल, अब हम ऐसा करते हैं, लास्ट लेयर दे देते हैं इसकी, ठीक है, बस ऐसे ही अब हम इसकी एक लेयरिंग कर देंगे और चीज़, ऊपर से हाँ। आखिर में चीज़ और और इसको बेक कर देंगे बेक हम, कर ठीक देंगे। है। कितने डिग्री पे? 180 पे आपने बेक करना है, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स के लिए। इतना सिर्फ टॉप से करना है ताकि इसका टॉप पे कलर आ जाए और अंदर से चीज़ मेल्ट हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। सही। और आपने इसको प्री हीटेड ओवन में रखना है। Preheated oven में रखना 15 है, मिनट्स के लिए बिल्कुल। आप ओवन जो है 1 डिग्री पे प्री हीट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको आप ओवन में रख लीजिए और उसके बाद जो है ये मज़ेदार सा लजानिया आपका ठीक जो है, है वो अच्छा। तैयार हो जाएगा। लजानिया रोल्स के लिए आपको बता देती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। आपने लजानिया स्ट्रिप लेना है, उस पर वही वाइट सॉस की लेयर देनी है आपने। जैसे ही सपोज ये है हाँ, आपने इसी को रोल बना दिया, रोल बना दिया, इसमें आपने जो ये कीमा बनाया है इसकी फिलिंग करी, इसको रोल बनाया, रोल्स को ट्रे में सेट करा, उसके ऊपर चीज़ डाला और ट्रे को बेक कर लिया। अब इसको हम बेक करने और के लिए रेसिपी कार्ड जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। और जनाब इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद अब हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे सब्सटेंस एडिक्शन के हवाले से या ड्रग्स के हवाले से कि आखिर मंशियात में क्या वजूहात होती हैं इंसान की, किसी भी इंसान की जाने की क्या जो है इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और आपकी ज़िंदगी और आपकी शख्सियत के ऊपर, साथ ही साथ आपकी पूरी फैमिली के ऊपर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं और क्यों ड्रग्स से निकलना लाजिम है हम सब के ऊपर। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं किरण जावेद साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं। उनसे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ सब्सटेंस के ऊपर भी कोशिश करेंगे हम बात करें या फिर हम जनरल कॉन्वर्जेशन उनसे करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ज़रा जनरल बता दीजिए कि ये जो एडिक्शन होती है या सब्सटेंस एडिक्शन होती है ये होती क्या है और क्या नौजवान नस्ल में अब ये कंट्रोल हो रही है या अनफॉर्चुनेटली तेज़ी से बढ़ रही है? नौजवान नस्ल में तो आपने बहुत अच्छी बात की है। इससे पहले मैं एडिक्शन के बारे में बता दूं तो फिर इस पर भी आते हैं। एडिक्शन बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं नशे की बीमारी। अनफॉर्चुनेटली इसको बीमारी इतना नहीं कंसिडर किया जाता, इस वजह से इसको इतना सीरियस भी नहीं लिया जाता। सो व्हेनेवर अ पर्सन यूजेस सम सब्सटेंस एंड ऑल तो वो समझते हैं कि इट्स कॉमन, ओके, इट्स नॉर्मल एंड ऑल। ये ऐसे सब्सटेंस के साथ आपका एक कनेक्शन, एक राब्ता बन जाता है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको प्लेजरेबल एक पसंदीदगी और एक मज़े का इफेक्ट आता है। जी और ये 4 से 5 किस्म के डिफरेंट होते हैं जो भी मंशियात के आप कह सकते हैं यूजेज होते हैं, लाइक 4 से 5 किस्म के, जिनसे एक दफ़ा तो आपकी बॉडी सुन हो जाती है बिल्कुल, और एक ऐसे होते हैं जो पाउडर फॉर्म में हम जिसे हम हेरोइन कहते हैं, हीरोइन, कहते हैं। चर्च, देखिए, ये जो आप बात सारे करें, आप substances जो हैं ना। है बिल्कुल, ये आप ड्रग्स के बारे में, मंशियात के बारे में बात करें, द केमिकल, द सब्सटेंस। एडिक्शन एक बीमारी है, इसका जो मतलब किसी भी चीज़ की हो सकती है। एग्जैक्टली, ये सिर्फ केमिकल की नहीं हो सकती, ये बात एक्टिविटी मुझे बेस्ड बिहेवियरल भी हो सकती है, जिसमें आपने सुना होगा कि गैम्बलिंग, जुआ, अभी दिस इज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी, लेकिन इंसान को जुए की आदत हो गई है कि वो उसमें पैसा लगाता है और उसमें हारे, अब जीतता है जब वो, तो उसको जो प्लेजर मिलता है, उससे जो मजा मिलता है, वो उसको और मजीद करने पे मजबूर करता है। और नशे की बीमारी अच्छा, का मुझे पहले ना जब वो बेबस हो जाए, एग्जैक्टली बेबसी में आ जाए। किरण, मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू किया तो मुझे यही जो अभी आपने पॉइंट इलैबोरेट किया कि एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है,
हम लोग रियलाइज करते हैं कि एडिक्शन हमें नशे की बात जब हम करते हैं तो ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें जो है एसोसिएट होती स्मोकिंग भी आ जाती है और बहुत चीजें ऐसी वो तो आती फिर हैं chemical जिनको substance एग्जैक्टली वही आ गया ना। जिनमें हमें लगता नहीं है कि हम इसके हमें लगता है कि हमें आदी है इसकी, एक नॉर्मल लाइट बात ले रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। और एडिक्शन वही एक बात है कि दोबारा से इटसेल्फ एक बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आदि की आपने बात की, तो अगर मैं नॉन केमिकल एडिक्शन की बात करूं जिसमें से ड्रग्स और सब्सटेंस हटाते हैं, तो उसमें वर्कहॉलिज्म अच्छा, जो है, literally मैं काम I was करना, shocked हम जब उसको मुझे एक लेंगे कि जैसे psychologist ने बहुत बताया। हार्ड वर्किंग है और बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लोग लेट हम नाइट वर्क कर रहा है, उसको ये नहीं पता उससे उसकी सेहत, उसके रिश्ते, उसके उसका जो भी दिमाग affect हो सोशल रहा है, एक्टिविटीज, सेहत उसकी खराब हो रही दिमाग, ये सब चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें जब भी इंसान इतना बेबस हो जाए कि वो चाह के भी अपनी ना कर सके लत को उसको कम। कंट्रोल ना कर सके, उसको कहते हैं नशे की बीमारी। तो किरण, आपको क्या लगता है कि हम इस बीमारी में क्या घरेलू तनाव या हमें इस तरह कोई दबाव होता है हमारे यानी कि मेंटल हेल्थ के ऊपर, जिसकी वजह से हम अपने आप को इन चीज़ों में मुब्तला कर लेते हैं? बिल्कुल, इसके वजूहात बहुत सी हो सकते हैं, जिनमें से एक वजह ये भी है जो आपने बताया कि कोई मेंटल स्ट्रेस होता है जिसको अवॉइड करने के लिए, जिसको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए हम प्लेजर, क्योंकि मैंने कहा ना नशा प्लेजर देता है, हम सुकून ढूंढते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो आर्जी होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सुरूर आर्जी है, वो सुरूर आपको देर पर नहीं temporary है। मिलेगा जी। वो जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म में वो आर्जी Damage तो मज़ा करेगा। है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसान दे अच्छा रहा है। किरण, ये भी बता दें, जिस तरह आप ये बता रही थी कि इसमें वर्कहॉलिक होना भी जो है ये भी एडिक्शन है और ये भी अब्यूज़ की तरफ हम चले जाते हैं, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते। हमें लग रहा होता है हम बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, हम बहुत काम करते हैं। लाइक हम लोगों में से आसपास कितने लोग हैं जिनके पास घंटे काउंट कर रहे होते हैं, कहीं पे पढ़ाई में निकल जाते हैं, फिर फैमिली में, फिर उसके बाद काम में। तो क्या ये, जिस तरह वर्दा ने सवाल किया कि क्या कोई प्रेशर होता है जिसकी वजह से, लेकिन वर्कहॉलिक तो प्रेशर की वजह से नहीं होगा ना, अंदर से उसको नीड है, अर्ज है कि मुझे किसी पोजीशन पे जाना है, मुझे कुछ करना है, आई हैव टू अचीव समथिंग। तो ये किस वजह से होता है? क्या ये जेनेटिकली होता है? क्या बंदा बॉर्न जो है इस कंडीशन के साथ होता है? इसकी क्या वजह होती है वर्कहॉलिक होना? इसमें हाँ, पहले डॉक्टर बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि आपने सही कहा कि जो अगर प्रेशर होगा ना, अगर स्टार्ट भी प्रेशर, रीजन अगर प्रेशर से स्टार्ट हुआ है नहीं, तो for maybe वो instance भी नहीं जाए। है, जिस लेकिन तरह वर्दा नहीं कह है, रही थी, लेकिन pressure ज्यादातर नहीं मैंने है। आपको कहा ना, रीजन प्लेजर है, सुरूर है, उसको उस काम में मजा आ रहा है क्योंकि वो he और she is achieving something, और अलवीना, उससे जो उसको कुछ आप मिल रहा है। बिल्कुल। और अलवीना, जो आपका सवाल है ना कि अगर हम एक वर्कहॉलिक भी, देखिए और pressure वर्कहॉलिक नहीं भी है, खुद अगर है बहुत प्रेशर ज़्यादा। भी देखिए, अगर आपको घर में सपोज बार बार चिक चिक हो रही है, घर में आपको सुकून नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी खुद की मेंटल आपकी एक सोच, आपकी मेंटल साइकी ऐसी है कि भाई मुझे घर में 6 घंटे नहीं बैठना, मुझसे नहीं बैठा नहीं, लेकिन जाता। वर्दा बहुत से लोग ऐसे होते अगेन आई हैं। वुड रिपीटेडली तो वो से, फिर अगर ये जाएंगे। नहीं है कंडीशन, ऐसी घर की तरफ से भी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बंदा खुद इतना पागलों की तरह काम कर रहा है कि उसके दोस्त उसको बोल रहे हैं कि कंट्रोल करो, क्या कर रहे हो? फिर तो फिर हम वही कहेंगे ना कि आपका फिर क्या है? साइकोलॉजिकल इशू है। ये पूछ रही हूँ मैं। Exactly. जीन्स फिर भी वो- इन्वॉल्व है, exactly. इसमें जीन्स का inherent psychological involved है। issue है। एडिक्शन में याद रखिएगा कि जीन्स भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, वरासती बीमारी भी इसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो है कहीं से आपके आबा यानी अजदाद DNA में आपके। डीएनए में है आपके, या वही बात आ maternal गई ना, side वजह से, सुबह जो paternal मैं side कर रही से। थी। लेकिन लाजमी नहीं कि उसमें सबको हुई हो। बिल्कुल, देखिए हो सकता है बाकी बहन भाइयों को ना हुई, आपको हो गई, आप बिल्कुल, मैं आपको सिंपल सी जो सबके लिए भी समझना बहुत जरूरी है, जैसे डायबिटीज होती है और जैसे ब्लड प्रेशर है, ये तो ऐसी बीमारियां हैं, आपने देखा होगा कि जब लग जाती है ना वो हटती नहीं है। और ये भी अगर आपकी ये भी मोरसी है कि अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है तो चांसेस हैं कि आगे भी किसी को होने के 80% चांसेस होते हैं, 90% के वो आपकी फैमिली में भी जो है वो ये भी आगे हो बिल्कुल, सकता है। तो addiction ये भी इसी तरह इस तरीके inherited है कि है। अगर एग्जैक्टली इनफैक्ट अगर आप किसी के पास जाएं, इस तरह से कोई एडिक्टेड होते हैं ड्रग्स के, सबसे पहले सवाल किया जाता है कहीं आपकी पीछे फैमिली में कोई लेता है या नहीं लेता। सिंपल अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो कहते हैं कि आपकी फैमिली में कोई स्मोक करता है कि नहीं करता, कोई स्मोकर है तो वो चीज़ आप में आई होगी। और हम मजीद इस बारे में बात करेंगे डॉक्टर के साथ, और हमारे साथ सर्वाइवर भी मौजूद होंगे, खिजर, जो हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी जनाब, आप देख सकते हैं कि ये कितनी एक ख़तरनाक बीमारी है और ये सिर्फ एक शख्स को नहीं, पूरे घरों को तबाह कर देती है, पूरे घर तबाह हो जाते हैं इसके पीछे। और जैसे कि मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हमारे पास एक सर्वाइवर भी मौजूद हैं, खिज़र आलम, जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खिज़र। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। आप इन सब से गुज़र चुके हैं और ये बहुत एक अच्छी बात है कि इन्होंने इस चीज़ से ओवरकम किया है। खिज़र, आपसे मैं बात करूँगी कि आप मुझे बताइए कि पहले तो आपको कब महसूस हुआ कि आप इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और अब आपको इससे बाहर आना है? आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने हेल्प किया, कैसे? मैंने जब से सबसे पहले ट्राई किया हेरोइन फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता था कि मैंने इस पे ज़िंदगी भर नहीं रहना, तो मेरा हमेशा से प्लान था उस तो क्या एक ये अच्छा, आपको एक्सपेरिमेंट था। शौक में एक स्टार्ट किया, एक मजाक मस्ती में जैसे फ्रेंड्स के साथ करते हैं? मैंने क्यूरियोसिटी थी, मैंने बस ट्राई करना था कि है क्या एग्जैक्टली। पता चला कि फिर एक्चुअली मिसिंग मेरी ज़िंदगी में यही मैं चाह रहा था, एक कामनेस मुझे मिलती थी इससे। तो वो कामनेस जो मिल रही थी मुझे इससे, उसको फिर मैंने कहा कि मैं इससे बाहर कैसे ढूंढ सकता हूँ। अच्छा, हेरोइन के अलावा कोई और सब्सटेंस करते थे आप? जी, मैं हैश पे था। अच्छा जी, पहले हैश करते थे? हैश पे था मैं 1.5 साल दिन रात पीता था। बहुत ज़्यादा इनटेक था मतलब थ्रू आउट द डे, दिन रात। अच्छा, मैं चाहूँगी इस बारे में भी आप बताएं। आप पूछिए जी, सवाल, मैं सवाल क्योंकि बहुत सारे हमारे आसपास भी इतने लोग होते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं, जब उनको रोके हम, उनको बोलें कि मत करो ये, तो वो आगे से ये लॉजिक देते हैं ये हराम नहीं है और ये जो है बिल्कुल इलीगल, हराम नहीं है और ये आप कर सकते हैं। पहली लॉजिक ये देते हैं, बहुत ही वेग आर्ग्यूमेंट देते हैं। और दूसरी वो लॉजिक ये देते हैं इससे कोई नुकसान नहीं है, ये फ़ायदे की चीज़ है। आई मीन व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने तो पूरा कुछ भी नहीं होगा। तो डॉक्टर इस बारे में मुझे आप बताइए, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। पहले इनसे भी जान लेते हैं फिर। फर्स्टली यूज़ और अब्यूज़ में हमने डिफरेंशिएट करना चाहिए। ओकेजनल यूज़, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वो एक चीज़ होती है। फिर अब्यूज़ जो होता है, आप जब रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो एक और बात होती है जहाँ पे आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, आपकी सोशल रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रही हैं, आप स्लो डाउन हो रहे हैं अपनी लाइफ में। सॉरी, स्लो डाउन हो जाते हैं, काम नहीं कर पा रहे होते हैं। कोई भी डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट लोगों को अफेक्ट करता है। जी, लॉन्ग टर्म में हैश के साइको एक्टिव काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं। रिस्क होता है, साइकोसिस का रिस्क होता है, उसमें अलग रिस्क होते हैं। मुझे पर्सनली डिप्रेशन हुआ था। मैं 6 साल अपने दोस्तों के साथ ऑन एंड ऑफ पीता था, ऐसा सच कुछ नहीं था। 1.5 साल मैंने फिर अकेला यूज़ किया दिन रात, उसमें डिप्रेशन में गया। फिर वापस मैं पाकिस्तान आया, मैं बाहर था उस वक्त। फिर अच्छा, बाहर आपकी एडिक्शन स्टार्ट? जी, मेरी बाहर थी। फिर हेरोइन पे था, मैंने हेरोइन ट्राई की, फिर मैंने तकरीबन 3 साल ऊपर नीचे थोड़ा उतरने की कोशिश, फिर वापस आया, फिर उतरा। इवेंचुअली 3rd ईयर पे मैंने सक्सेसफुली आई लर्न टू गेट ऑफ। ठीक, डॉक्टर साहिबा, जिस तरह साइकोसिस की भी बात की खिज़र ने, ये साइकोसिस का क्या फिनोमिनन है, ज़रा ये भी बता दीजिए। जी, साइकोसिस जो है वो बेसिकली नफ्सियात का सबसे जो हम कह सकते हैं कि जो वर्स्ट कंडीशन होती है ना, वो हो जाती है जिसमें इंसान अपने नॉर्मल जो चीज़ें उसकी चल रही होती हैं उससे हट के कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ दिखाने लग जाता है, जिसमें इंसान का खुद का कोई कुछ इन द सेंस के शामिल नहीं होती मर्जी, क्योंकि सब केमिकल इम्बैलेंस होता है। केमिकल जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हिल जाते हैं। जैसे कोई भी ड्रग है, हैश इन्होंने कहा, अगर हैश का लॉन्ग टर्म यूज़ करें या किसी भी ड्रग का लॉन्ग टर्म यूज़ करें तो उससे हमारे जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन इम्बैलेंस की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो नॉर्मल से हट के एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ चल जाता है। खासकर साइकोसिस में रियलिटी चेक्स आउट हो जाते हैं। जैसे इंसान रियलिटी से हट के पास में समझाना चाहें इसको तो किस तरह मैं से? बिल्कुल बता सकती हूँ आपको कि साइकोसिस में जो है हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें इंसान को वो सुनाई देता है जो नॉर्मल नहीं हो जो नॉर्मल लोगों को नहीं सुनाई देता, वो दिखाई देता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई देता। इसी तरह वो सूंघाई, इसी तरह से ऑल्फैक्शन की भी होती है कि वो सूंघ रहे हैं परफ्यूम या ऐसी कोई चीज़, जैसे वो समझते हैं कुछ है लेकिन बाकी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही होती। अब देखिए, ये रियलिटी से हट के ऐसे लोगों से बात करते हुए अकेले में नजर आएंगे कि जब आप कोई दूसरे देखेंगे तो बोलेंगे किससे बात कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें रियलिटी चेक से आउट करती हैं। ये तमाम चीज़ें केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म ड्रग के यूज़ की वजह से
हो सकता है। और बताना ये ज़रूरी है कि जो चर्च को, जैसे हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे कि चर्च को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, चर्च का आइस के नाम से भी जो एक आजकल है बहुत कॉमनली लेकिन उससे अवेलेबल थोड़ा है। खौफ होता है वर्दा लोगों को, लेकिन चर्च से तो खौफ ही नहीं होता ना। वो तो ऐसे नहीं, वो भी बहुत कॉमन है यार, वो मॉडर्नाइज तरीके से आई गेस उस चीज को लेकिन लोगों को हैं। मालूम है, उनको खौफ होता है आइस से कि ये हमें सब्सटेंस की एडिक्शन ना हो जाए, थोड़ा डर और खौफ होता है। मैं दोनों की एक इसमें reluctance होती है। बात कर लेती हूँ। चर्च को पहले कंप्लीट करती हूँ इस तरह से कि चर्च का यस दिस इज ट्रू कि नॉर्मली लिया जाता है कि इससे इतना अफेक्ट नहीं कुछ नहीं होगा, होगा। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिमाग पे आपके असर है। बिल्कुल असर हो जाता है। और समटाइम्स तो मैंने ऐसे भी पेशेंट्स ट्रीट किए हैं कि जिनका फिर वो लाइफ लॉन्ग रहा, यानी साइकेट्रिक दवाएं सारी जिंदगी चलेंगी तो शायद इंसान अपनी रियलिटी में मैनेजेबिलिटी पर आ जाए, वही मैनेजेबिलिटी पे आएगा, लाइक प्रॉपर तरीके से आप उसको मतलब हमारे पास manage कई नहीं कर पेशेंट्स सकते। ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम तो कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, अब एजेंसीज वाले आएंगे और आपको उठा के ले जाएंगे, अभी देखिएगा प्रोटोकॉल आएगा और मुझे किस तरह शान से रिहैब से लेकर जाएगा यहाँ से। हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ जस्ट 20 years old, पढ़ाई छोड़ दी है, सो फैमिली बहुत मुश्किल से रिहैब में उसको दाखिल करवाया है। डॉक्टर ज़्यादातर क्या यंग जनरेशन इस तरफ आती है, जो यंग टीनेजर्स बच्चे होते हैं 20, 21, 25 साल के, या फिर 18, 19 साल के, या फिर एजेड लोग ज़्यादा? देखिए इसमें आपको सब मिलेंगे, लेकिन आजकल के हिसाब से जितना मॉडर्नाइज्ड इसका यूज़ होता जा रहा है, जितना नॉर्मलाइज इसको किया जा रहा है, तो यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। हमें कूल बनना है, हमें लोगों के साथ नॉर्मलाइज होना है, हम वरना ग्रुप से आउट हो जाएंगे। Exactly. पार्टी में हमें एंट्री नहीं मिलेगी अगर मैं कुछ लूंगा नहीं इस तरह की कोई चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है लोग इंसान अपने आप को fashion own करते हुए लोगों को बुरा लग रहा होता है। Exactly, के अंदर आ जाती उनको है लगता ये है चीज़। क्लास है, क्लास है ये तो हमारी। और अच्छी बात है कि आप इन सब चीजों से दूर है। आप इस चीज को क्यों ओन नहीं कर रहे? वही वाली बात है ना अलवीना, कि हमारे जो यंगस्टर्स, जो टीनेजर्स बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को ना कूल बनने के लिए जो है ना वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं। और एक मैं अगेन ये बात रिपीट करूंगी कि एक ही फैशन सिंबल बन गया है कि आपने उस पे Fashion statement है ये। एग्जैक्टली, कि आप बहुत ज़्यादा आप बहुत मॉड कॉड और हैं, बहुत लिबरल हैं, अगर आप ये एलीट सब क्लास चीज़ें का कर रहे हैं, elite class आपने आपको बनना है तो आपने सब्सटेंस एडिक्शन की तरफ जाना है। हम मजीद इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और प्लीज़ इसको देखिए और समझिए, खुदारा इन सब चीज़ों से दूर रहिए। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और खिज़र दोनों से हम गुफ्तगू करें। खिज़र से अब मैं जानने की कोशिश करूंगी, खिज़र इंस्पिरेशन क्या थी कि मुझे निकलना है, और निकलने का प्रोसीजर क्या था? ये वो टर्निंग पॉइंट कब आया आपकी लाइफ में कि आपने सोचा कि अब बस अब मुझे निकलना है बाहर? मैं जब हेरोइन शुरू कर रहा था तो मुझे पता था कि मैंने उतरना है इससे। मेरे पास ड्रीम्स हैं और ये हेरोइन जो है मेरे रास्ते में बैरियर है वो। बैरियर थी। तो वो चीज़ें अचीव करने की, ये नहीं था कि मेरी लाइफ बहुत बुरी थी हेरोइन की वजह से मैंने छोड़ना नहीं। मेरे पास ड्रीम्स थी, मेरे पास ख्वाहिशें थी, वो मैंने फुलफ़िल करनी थी। तो मैं गया रिहैब गया, वहाँ पे मुझे और ये कब की बात है, आप कब गए रिहैब? ये था अब 8 साल हो गए। अच्छा, जी। तो अब माशाल्लाह परसिस्टेंट है, अब दोबारा आपने कभी खुदा ना खासा जाने की कोशिश नहीं की उस तरफ? नहीं। ठीक। और क्रेविंग्स जो होती है वो आती जाती है, ठीक है, वो नॉर्मल पार्ट होता है इसका। तो उसे कैसे ओवरकम करते हैं, फिर उस पर कैसे काबू पाते हैं आप कोई थेरेपी यूज़ करते हैं क्या? जी। तो मैं रिहैब वगैरह गया, उसमें थेरेपी मुझे मिली, साइकोथेरेपी मिली, जहाँ पे एक तो आपके इमोशंस के साथ, मेरे इमोशंस के साथ बात करना, अपनी पूरी लाइफ को प्रोसेस करना, या प्रेजेंट कोई इश्यूज थे प्रेजेंट में उनको करना, स्ट्रक्चर की मुझे ज़रूरत थी, मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत थी, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कितनी कैटेगरी की डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप कर रहे होते हैं, या कुछ बेसिक क्विकली अगर आप बता दें? 2-3 थे बेसिक ब्रीदिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से, वो बहुत एक बेसिक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, उसमें साथ में मेडिटेशन। मैंने मेडिटेशन रिट्रीट्स पे ये गया। ज़बरदस्त आपने बात की, मेडिटेशन इतनी ज़रूरी है। और मेडिटेशन को हम लोग अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो मुराकबा कहा जाता है इसको। अल्लाह का जिक्र करना, आंखें बंद करके आप अल्लाह का विरद करें नमाज के बाद तो बहुत बेस्ट होता है। नमाज आपने कंप्लीट कर ली, आंखें बंद करके सुकून से सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग करें, फिर सजदे में चले गए और लंबा लंबा सजदा कर लिया, बल्कि वो माइंडफुलनेस आप नमाज पे भी ला सकते। एग्जैक्टली, वो कंसंट्रेशन। अच्छा खिज़र, ये जो आपने मेडिटेशन की बात की, क्या आपका कंसंट्रेशन और फोकस स्ट्रांग हुआ लाइफ में उसके बाद? जी एब्सोल्युटली, मेरे रीडिंग के साथ इम्प्रूवमेंट हुए, स्ट्रेस के साथ इम्प्रूवमेंट हुए।
एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप डायरेक्ट मेडिटेशन में कभी कभार चले जाए ना तो वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा भी हो डर सकता और है। खौफ हो रहा बहुत होता है, ज़्यादा खतरनाक हो सा लग रहा होता तो है। स्लो डाउन, ब्रीदिंग से स्टार्ट पहले करें। ब्रीदिंग से स्टेप बाय स्टार्ट करना स्टेप, या वही वाली बात है कि एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टार्ट स्टेप चीज़ों को लेके चलें। और हर किसी के लिए अलग कोई चीज़ हो सकती है। ये एक चीज़ थी अच्छा, मेरे ये जो लिए आप बता रहे हैं ना मेडिटेशन में डायरेक्टली बहुत ज़्यादा चले जाना, ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। जी, थोड़ा ना डर बिल्कुल। और खौफ जैसा फील ये होना बहुत normal शुरू है। हो जाता है, तो आपने वापस उसको स्लो डाउन कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने एक्सेस में, वापस ब्रीदिंग की, एक्सरसाइज की, और आहिस्ता आहिस्ता आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा जिक्र ऑल ऑफ अ सडन क्विकली नहीं, आहिस्ता 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 से आपने स्टार्ट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा है। क्या आप जिक्र भी करते हैं खिज़र? बता दें क्विकली, हाँ, बहुत फिर कम देखिए रह गया हमारे है। पास वक्त कम रह गया, तो मैं चाह रही थी कि आप बता रहे थे किस तरह से आप जो है वो ओवरकम किया, और अगर अभी आपको जो है वो क्रेविंग्स होती है, फील होता है कि आपको चाहिए, तो आप कैसे उस चीज़ पे कंट्रोल पाते हैं? तो रिहैब में जब मैं गया ना, वहाँ पे बहुत टूल्स मिलते हैं आपको, बहुत नॉलेज मिलती है। मुख्तलिफ रिहैब्स हैं कराची में, फिर एक आउट पेशेंट फैसिलिटी भी है, ट्रामा रिलीज एंड वेलनेस सेंटर, जो एक ट्रामा पर्सपेक्टिव से आती है, आपकी बॉडी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये बहुत जो है टूल्स इस्तेमाल करनी होती है। रिकवरी काम होता है, बट आपको फन भी होना चाहिए रिकवरी के अंदर। ठीक, वजह टाइम रह गया है। मज़ा भी आना चाहिए। एग्जैक्टली बस खिज़र के हमारे पास टाइम की कमी है, तो मैं आखिर में आपसे कहना चाहूँगी कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी नौजवान नस्ल को, जी। इस तरफ जो है वो मजाक में या शौक में या खाली कूल बनने के चक्कर में आ जाते हैं? जो भी वजहें जो यूज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ को थोड़ा नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है और आप चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पे हेल्प है, बाहर हेल्प है, मुख्तलिफ जगहें, और ये हो सकता है, ये एब्सोल्युटली हो सकता है। इसमें बस थोड़ा पेशेंस और टाइम लगता है। क्रेविंग्स आती हैं जाती हैं, बिल्कुल किसी और चीज़ की क्रेविंग्स की तरह आती जाती हैं, एज सच इतनी बुरी चीज़ नहीं है। सही। ठीक। डॉक्टर Life साहिबा, आप बहुत कुछ livable हो कहना सकती है। चाहेंगी? मैं बिल्कुल इसमें बड़ी शॉर्टली ये बात बताना चाहूँगी कि देखिए, अपने आप को भी और अपने इर्द गिर्द के अतराफ़ में भी देखिए कि अगर किसी शख्स को आप ऐसा पाएँ तो प्लीज़ उसकी हेल्प के लिए पहुँचें, या फिर उनको रास्ता दिखाएं कि वो किस तरह से अपने आप को इस लत से बचा सकते हैं। जैसे खिज़र ने कहा कि बिल्कुल इसको मैनेज किया जा सकता है, क्रेविंग्स को मैनेज किया जा सकता है, तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल हेल्प को ज़रूर अपने साथ रखिए, रिहैबिलिटेशन को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एडिक्शन एज अ बीमारी सिर्फ रिहैबिलिटेशन में ही, इन माई एक्सपीरियंस, हो सकती है, उसी में वहीं पर ही ही ख़त्म की जा मैनेजेबल। सकती लेकिन विल पावर भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। बिल्कुल, विल पावर भी उसके साथ वर्क करेगी, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये है कि आप ज़रूर अपने इर्द गिर्द देखें और ऐसे लोगों को निशानदेही करें और उनकी मदद को आगे आइए, और अगर ख़ुद इसमें इन्वॉल्व है तो प्लीज़ इसमें शर्म की बात नहीं है, आगे आके इसका इलाज करना एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ में ही पीछे धकेल दिए जाते हैं और खुद ही होते हैं कि हम अगर किसी सामने बयान करेंगे शर्म महसूस करेंगे करते कि हैं। मैं तो बिल्कुल, नशे बस में पड़ गया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप डॉक्टर साहब, बल्कि मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग आए और आपने लोगों को गाइड किया। और मैं आखिर में जाते जाते बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि खुदारा अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, जो लोग आपसे जुड़े हैं उनसे प्यार करें, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाएं तो आप सिर्फ अकेले नहीं होते, आप अपने पूरे घर को तकलीफ में डाल रहे होते हैं। क्यों अलवीना? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ज़बरदस्त बात। और इसी के ऊपर हम लोग एंड कर रहे हैं। बिल्कुल वरदा। जी, बिल्कुल, हमारा टाइम दिल खत्म हो बिल्कुल चुका नहीं है। कर रहा, क्योंकि जो टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और इसको सुनना भी ज़रूरी है, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।